दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे और आज सबसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप देखने वाले हैं। ये मोस्ट अवेटेड वीडियो है। काफ़ी सारे व्यूअर्स ने इसकी डिमांड करी थी और आज ये वीडियो बन के तैयार हो गया है और आप लोग उम्मीद है कि आप लोग इसको काफ़ी पसंद करेंगे। और जब हम इंडियन स्टैंडर्ड 15105 की बात करते हैं तो ये 2021 में इसका फर्स्ट रिवीजन आया था और ये बात करता है डिजाइन, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ फिक्स्ड ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम के बारे में। और इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन धैर्य रखिए आप लोग। और इस वीडियो को देखने के बाद आप पाएंगे कि आप इंडियन स्टैंडर्ड 15105 को एक तरह से कंप्लीटली आपको, मेरी कोशिश रहेगी कि आपको पूरी तरह से क्लैरिफाई किया जाए, पूरा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो सबसे पहली बार जो 15105 इंडियन स्टैंडर्ड आया था तो ये 2002 में पब्लिश हुआ था। और ये मेनली प्री कैलकुलेटेड सिस्टम, जो स्प्रिंकलर सिस्टम है उसके बारे में बात करता है। उसके बाद जो रिवाइज वर्जन आया है इसमें जो भी ग्लोबल एडवांसमेंट हुए हैं, जो जो नई चीज़ें इम्प्लीमेंट हुए हैं, जो जो ग्लोबली लोगों ने अच्छी चीज़ें इम्प्लीमेंट करी है, उसको इसमें इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की गई है। साथ साथ अगर कुछ एक्सपीरियंस हैं जिसके वजह से कोई चैलेंजेस आ रहे हैं तो उसको भी दूर करने की कोशिश की गई है। इसमें जो की रिवीजन है, इसमें स्प्रिंकलर सिस्टम ऑपरेशन को एलिबरेट किया गया है। प्री कैलकुलेटेड सिस्टम फॉर स्मॉल लाइट एंड ऑर्डिनरी हैजार्ड इंस्टॉलेशन जो है वो रिटेन किया गया है, जो 2002 वाले वर्जन में भी था। हाइड्रोलिक कैलकुलेशन हाई हैजार्ड सिस्टम का जो होता है उस पर ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है। डिटेल्ड फायर प्रोटेक्शन रिक्वायरमेंट फॉर जो हाई राइज बिल्डिंग है उसके बारे में बात की गई है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोरेज कमोडिटीज के बारे में थोड़ा सा एक्सपेंडेड क्लासिफिकेशन दिया गया है। अपडेटेड पंपिंग कैपेसिटी एंड वाटर रिक्वायरमेंट की बात की गई है। इनोवेटिव स्प्रिंकलर लाइक ESFR और लार्ज ड्रॉप स्प्रिंकलर्स जो है उसके एप्लीकेशन के बारे में भी इसमें इंक्लूजन हुआ है ये। अब हम बात करते हैं स्कोप की। तो स्कोप में अब जब देखेंगे तो ये स्टैंडर्ड जो है ये मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात करता है, चाहे वो डिजाइन हो, इंस्टॉलेशन हो, मेंटेनेंस हो, फिक्स्ड ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम की। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इससे अगर आप कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो ओके है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट की ही बात करता है। आप इससे ओवर एंड एबव जा सकते हैं। इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो टाइप ऑफ स्प्रिंकलर है वो स्टैंडर्ड पेंडेंट एंड अपराइट स्प्रिंकलर, साइड वॉल स्प्रे स्प्रिंकलर, एक्सटेंडेड कवरेज स्प्रिंकलर जिसको इसी स्प्रिंकलर भी बोलते हैं, ओपन स्प्रिंकलर, इंटरमीडिएट और रैक स्प्रिंकलर्स की बात करता है, अर्ली सप्रेशन फास्ट रिस्पॉन्स ESFR स्प्रिंकलर्स के नाम से भी आप जानते होंगे, उसके बारे में बताया गया है। लार्ज ड्रॉप स्प्रिंकलर, इसके बारे में बताया गया है। ये नया इंक्लूजन है इस रिवीजन में। और इसकी जो अप्लीकेबिलिटी है ये किसी भी एडिशन, एक्सटेंशन, रिपेयर या किसी भी मॉडिफिकेशन टाइप ऑफ वर्क जो भी आप स्प्रिंकलर सिस्टम में करते हैं उसमें ये अप्लीकेबल होगा। लेकिन ये वाटर स्प्रे और डिल्यूज सिस्टम के लिए एक सेपरेट कोड है, जैसे इंडियन स्टैंडर्ड 15325 और इंडियन स्टैंडर्ड 15519। तो उसमें वो अप्लाई नहीं करता है। आपको जो ये कोड दिया गया है इसी को रेफर करना है। इस रिक्वायरमेंट में आप देखेंगे कि ये स्पेसिफिक एप्लीकेशन जैसे कि शिप, एयरक्राफ्ट, व्हीकल्स एंड अंडरग्राउंड सिस्टम को भी कवर नहीं करता है, माइनिंग इंडस्ट्री के। और भी कुछ सिस्टम्स हैं जिसके बारे में ये बात नहीं करता है। तो जो इंडियन स्टैंडर्ड 15105 है उसमें वो अप्लीकेबल नहीं होगा, चाहे वो शिप, एयरक्राफ्ट, व्हीकल्स, अंडरग्राउंड सिस्टम इन द माइनिंग इंडस्ट्री, इस तरह के सिस्टम में आप इंडियन स्टैंडर्ड 15105 को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम की बात करें तो स्प्रिंकलर सिस्टम सबसे पहला जो आता है वो वेट पाइप सिस्टम्स है।
जिसमें कि आपको पता है कि वाटर चार्ज रहता है और वो एक्टिवेट होता है जब कभी भी हीट उसमें एक्सपोज होता है तो स्प्रिंकलर बर्स्ट होता है और उसके बाद वो एक्टिवेट हो जाता है। दूसरा है ड्राई पाइप सिस्टम। इसमें प्रेशराइज्ड एयर भरा हुआ रहता है और इसमें पानी नहीं होता है, और जैसे ही वॉल्व ओपन होता है तो ये वाटर को ट्रिगर कर देता है जिससे कि वाटर रिलीज हो जाता है। डिल्यूज सिस्टम, उसमें सारे ओपन टाइप के स्प्रिंकलर्स लगे हुए रहते हैं और जैसे ही वॉल्व ऑपरेट होता है उसमें वाटर डिस्चार्ज हो जाता है। जैसे ही डिटेक्शन सिस्टम एक्टिवेट होता है और वो वॉल्व को ऑपरेट करता है तो उसके बाद स्प्रिंकलर में पानी आ जाता है और इस तरह से वो स्प्रिंकलर पानी डिस्चार्ज करना शुरू कर देता है। थर्ड है प्री एक्शन सिस्टम, जो कि क्रिटिकल इंस्टॉलेशन के पास हम लगाते हैं ताकि लीकेज के चांसेस जो होते हैं उसको मिनिमाइज किया जा सके। इस सिस्टम में एयर फिल्ड रहता है या नाइट्रोजन को फिल किया जाता है और डिटेक्शन सिस्टम के थ्रू उसको कंट्रोल किया जाता है, और जैसे ही डिटेक्शन सिस्टम से एक्टिवेट होता है तो वाटर उसमें फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है। एंटी फ्रीज सिस्टम ऐसे एरिया के लिए जहाँ पे फ्रीजिंग टेम्परेचर काफ़ी लो होता है और वाटर फ्रीज हो सकता है, उस जगह पे हम एंटी फ्रीज सिस्टम लगाते हैं। ये वेट पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम है जिसमें कि एंटी फ्रीज सॉल्यूशन मिक्स किया जाता है। दैट डिस्चार्ज फर्स्ट, सबसे पहले वही डिस्चार्ज होता है, उसके बाद फॉलोड बाय वाटर, पानी आता है। तो पहले इसमें एंटी फ्रीज सॉल्यूशन होते हैं जो पहले डिस्चार्ज करता है और उसके बाद वाटर एक्टिवेट होता है। हाई राइज सिस्टम, हाई राइज सिस्टम किसको बोलेंगे? स्प्रिंकलर सिस्टम जिसमें कि हाईएस्ट स्प्रिंकलर 45 मीटर एबव द लोएस्ट और द पंप रूम है, मतलब पंप रूम से 45 मीटर के हाइट पे या फिर लोएस्ट जो लोएस्ट लेवल है स्प्रिंकलर सिस्टम का वहां से 45 मीटर से अगर ओवर होगा तो ऐसे सिस्टम को हम हाई राइज सिस्टम बोलते हैं। लाइफ सेफ्टी सिस्टम, जैसा आपको पता है कि स्प्रिंकलर सिस्टम इसेंशियल है लाइफ सेफ्टी के लिए, ताकि इवेक्यूएशन के दौरान किसी भी इवेक्यूएशन के दौरान अगर कोई किसी इमरजेंसी में इवेक्यूएशन अनाउंस होता है तो उस समय ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है ताकि आपके जो इसके पाथ है उसको ये प्रोटेक्ट कर पाए। अलार्म वॉल, जिसको आप आईसीबी के नाम से भी जानते हैं, गोंगवेल के भी नाम से जानते हैं, गोंगवेल वाला जो आपका सिस्टम होता है। तो वाटर फ्लो अलार्म डिवाइस है, अ डिवाइस दैट डिटेक्ट्स स्प्रिंकलर वाटर फ्लो एंड ट्रिगर्स एन अलार्म और फायर पंप। अलार्म टेस्ट वॉल्व, एक तो फ्लो स्विच हो गया, पहला वाला जो है वो फ्लो स्विच है और दूसरा वाला जो है अलार्म टेस्ट वॉल्व है, जिस जो गोंगवेल की हम बात कर रहे थे वो है। अलार्म चेक वॉल्व, अलार्म चेक वॉल्व से सिग्नल अलार्म को जो फायर अलार्म सिस्टम को मिलता है जब जब भी वाटर फ्लो करता है। ये वेट सिस्टम के लिए भी एप्लीकेबल है, ड्राई और कंपोजिट स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए, तीनों के लिए एप्लीकेबल है ये। अब हम बात करने वाले हैं पाइपिंग की। पाइपिंग में जब हम डिज़ाइन देखते हैं तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के टर्म यूज किए जाते हैं और उसमें आप देखेंगे कि रेंज पाइप, स्प्रिंकलर हेड, राइजर, डिज़ाइन पॉइंट, डेस्टिनेशन पाइप, इस तरह के टर्म यूज किए जाते हैं। तो कुछ की डिफिनेशन हमने यहाँ पे लिए हुए हैं। आप देखेंगे आर्म पाइप, आर्म पाइप जो आप स्प्रिंकलर हेड के पास देख रहे हैं, यहाँ पे आर्म पाइप आप देख पा रहे हैं। जो हॉरिजेंटल पाइप होता है, जो फाइनल स्प्रिंकलर हेड से जस्ट पहले वाला पाइप होता है, उसको हम आर्म पाइप बोलते हैं और ये लेस देन 300 mm लॉन्ग ही हो सकता है, इससे बड़ा नहीं हो सकता है। सिस्टम राइजर, सिस्टम राइजर के बारे में जैसा कि आपको पता होगा कि जब हम किसी बिल्डिंग में शाफ्ट के थ्रू जो मेन पाइप जाता है उसको हम सिस्टम राइजर बोलते हैं। जो आईसीबी से डायरेक्ट टॉप तक जाता है, बिल्डिंग के टॉप तक जाता है, उसको हम सिस्टम राइजर बोलते हैं। उसमें हर एक फ्लोर पे फ्लो स्विच लगे हुए रहते हैं। ट्रंक मेंस मेनली वो पाइप है जो आईसीबी तक सप्लाई देता है पानी का, उसको हम ट्रंक मेंस बोलते हैं। और सप्लाई पाइप जो डिलीवरी हेडर्स
के पास वाला जो पाइप होता है जिसमें कि स्प्रिंकलर आईसीबी तक लाइन आ रही है, उसको हम ICB to install a pipe connecting a water supply to a trunk main और द इंस्टॉलेशन मेन कंट्रोल वॉल। ट्रंक मेन तक या ICB वॉल तक जो पानी देता है पाइप, उसको हम सप्लाई पाइप बोलते हैं। पाइपिंग में कुछ और टर्म हम यूज करते हैं, जैसे कि पाइप एरे की बात करते हैं हम, तो पाइप फीडिंग अ ग्रुप ऑफ स्प्रिंकलर, इसको हम पाइप एरे बोलते हैं। और इसमें पाइप एरे कैन बी लूप्ड, ग्रिडेड और ब्रांच्ड, इसके हम फिगर्स भी देखेंगे आगे आगे के स्लाइड्स में। तो अब यहाँ पे आप जो देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पाइप एरे आप देख पा रहे हैं। ये टू एंड साइड एरे विथ सेंटर फीड, इसमें दो दो स्प्रिंकलर निकल रहे हैं। और टू एंड है तो इसको हम टू एंड साइड एरे विथ सेंटर से फीड हो रहा है, इसलिए इसका नाम टू एंड साइड एरे विथ सेंटर फीड है। आप जब राइट साइड वाले में देखेंगे तो राइट साइड वाले में आप देखेंगे कि थ्री एंड साइड एरे विथ एंड फीड है, तो इसमें तीन तीन स्प्रिंकलर लगे हुए हैं, लेकिन इसकी जो फीडिंग हो रही है ये एंड फीड से हो रही है। तो टू एंड सेंटर एरे विथ सेंट्रल फीड, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सेंट्रल में फीडिंग हो रही है, जो डिस्ट्रीब्यूशन पाइप है वो कनेक्ट जो हो रहा है, मेन डिस्ट्रीब्यूशन पाइप जो है वो क्या हो रहा है, वो सेंटर से कनेक्ट हो रहा है, तो ये सेंट्रल फीड हुआ। और टू एंड है इसमें, मतलब दो दो स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं, आप देख पा रहे हैं कि एक रेंज पाइप में दो दो स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं, तो इसको टू एंड सेंटर एरे विथ सेंट्रल फीड बोलते हैं। अब जब राइट साइड वाले को देखेंगे तो आप, तो इसको टू एंड सेंटर एरे विथ एंड फीड बोलते हैं, क्योंकि इसकी सप्लाई जो है एंड से हो रही है। जो हम बात कर रहे थे स्प्रिंकलर नेटवर्क लेआउट की, तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के लेआउट होते हैं। इस तरह के जो लेआउट होते हैं उसको हम लूप्ड लेआउट बोलते हैं। इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लेआउट बोलते हैं। इसको स्टैगर्ड लेआउट बोलते हैं, ग्रिडेड लेआउट बोलते हैं। तो इसका डिजाइन सिर्फ अलग अलग है, आप जब इसको गौर से देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी ब्रांचिंग अलग अलग जगह से हो रखी है, तो इसीलिए इसका अलग अलग नाम है, लेकिन इसकी जानकारी आपको होना जरूरी है। लूप्ड लेआउट, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्टैगर्ड लेआउट एंड ग्रिडेड लेआउट। इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेंसी की। तो अब IS 15105 में जो क्लासिफिकेशन है ऑक्यूपेंसीज की वो इस तरह से है। लाइट हैजार्ड क्लासेस, जिसमें लो फायर लोड और लो हीट रिलीज रेट्स होते हैं, जो मटेरियल यूज होते हैं और जो कंबस्टेबल वहाँ पे अवेलेबल होते हैं वो लो फायर लोड वाले होते हैं और लो हीट रिलीज रेट होता है उसका। टिपिकली ये नॉन इंडस्ट्रियल सेटिंग में, जैसे कि होटल्स, हॉस्पिटल्स एंड ऑफिसेज में होते हैं। और इसमें कंपार्टमेंट जो है वो 126 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता है, और साथ साथ शुड बी फायर सेपरेटेड विथ 30 मिनट रेटेड वॉल्स एंड डोर्स। तो जो फायर रेटिंग होगी, चाहे वो डोर्स की हो या वॉल्स की, वो 30 मिनट्स की होगी। दूसरा है ऑर्डिनरी और मॉडरेट हजार्ड क्लास। तो इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, इसमें होता है कंबस्टेबल मटेरियल्स विद मीडियम फायर लोड, सच एज रिटेल शॉप्स, फूड आउटलेट्स, कार पार्किंग एंड थिएटर्स। इसमें जो कंपार्टमेंट है वो मस्ट एक्सीड 126 मीटर स्क्वायर अनलेस फायर separated with 30 minute rated doors. Storage area limited to 50 meters square meter per block with a 2.4 meter clearance around each and within the permissible height. तो ये जो ऑक्यूपेंसी है इसको ऑर्डिनरी और मॉडरेट हजार्ड क्लास में रखा गया है। जो थर्ड है वो हाई हजार्ड क्लास में है। तो हाई हजार्ड क्लास वाले ऑक्यूपेंसी की जब हम बात करते हैं तो इसमें हाई फायर लोड, साथ साथ हाई कंबस्टेबिलिटी मटेरियल्स यूज होते हैं, और इसमें चांसेस होते हैं कि रैपिडली फायर स्प्रेड करेगा, साथ साथ फायर इंटेंस भी होगा, जैसे कि एयरक्राफ्ट हैंगर्स हैं, सॉ मिल्स हैं, और भी सर्टेन हाई हजार्ड ऑक्यूपेंसी है जिसको कि वाटर स्प्रे सिस्टम से प्रोटेक्ट किया जाता है एज पर IS 15325 गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। लास्ट है वो स्टोरेज हजार्ड की बात करता है, जो रैक स्टोरेज है,
जैसे स्टैक्ड, हाई फाइल्ड और रैक्ड स्टोरेज जो होते हैं उसको 4 फर्दर कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। जैसे कैटेगरी 1 जो है लो फायर रिस्क वाला है, जिसमें नॉन कॉम्बस्टिबल मटेरियल और स्लो बर्निंग स्टोरेज होता है। कैटेगरी 2 जो है वो मॉडरेट फायर रिस्क है, जिसमें ऑर्डिनरी कंबस्टिबल मटेरियल लाइक पेपर, वुड का स्टोरेज होता है। कैटेगरी 3 जो है वो हाई फायर रिस्क है, जिसमें फ्लेमेबल मटेरियल्स और प्लास्टिक का स्टोरेज किया जाता है। कैटेगरी 4 जो है वो वेरी हाई फायर रिस्क में आता है, जिसमें कि हाईली फ्लेमेबल एक्सप्लोसिव मटेरियल स्टोर किया जाता है। फर्दर हम बात करने वाले हैं डिजाइन के बारे में। तो डिजाइन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं इस स्टैंडर्ड में उसकी हम बात करेंगे। तो इनिशियल कंसीडरेशन सबसे पहला चीज है। इनिशियल कंसीडरेशन के टाइम में आपको कंसल्ट करने की जरूरत है। आप कंसल्टेंट के थ्रू डिजाइन बनवाएंगे, उसको अप्रूव्ड कराएंगे। चाहे आप नया स्प्रिंकलर सिस्टम लगा रहे हैं या एक्सटेंड कर रहे हैं या ऑल्टरेशन कर रहे हैं किसी भी तरह बिल्डिंग में अपने स्प्रिंकलर सिस्टम में, तो आपको कंसल्ट करना जरूरी है। उसके बाद आपको डिज़ाइन आउटलाइन करना है। उसके बाद आपको कंसीडर फायर प्रोटेक्शन बेनिफिट, डिज़ाइन बिल्डिंग किस हिसाब से है, किस तरह का वर्क प्रोसीजर है, कुछ की कंसीडरेशन है जिसमें इंक्लूड होता है कि ऑक्यूपेंसी हैजार्ड क्लास क्या है, कौन सा गुड्स और कैटेगरी में आ रहा है वो, जिससे कि वाटर डिस्चार्ज और प्रेशर एंड फ्लो की बात किया, फ्लो का कैलकुलेशन किया जा सके। सेटिंग ऑफ वाटर सप्लाई कनेक्शन, टैंक्स, रिजर्वर एंड पंप हाउस का प्लानिंग किया जा सके। वाटर सप्लाई कैपेसिटी वर्सेस सिस्टम को कितना पानी की जरूरत है, कितना आप सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं। प्लेसमेंट एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ स्प्रिंकलर कंट्रोल वॉल्व एंड ड्रेनेज सिस्टम, इसको कंसीडर किया जाता है। पावर सप्लाई सोर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वॉल्व्स, पाइप्स, स्प्रिंकलर्स फ्रॉम डैमेज। बिल्डिंग डिजाइन, जो आपने फायर प्रोटेक्शन सिस्टम का डिजाइन कर रहे हैं, मटेरियल चॉइस, स्प्रिंकलर पाइप सपोर्ट, ड्रेनेज नीड्स, स्टोरेज हाइट, रैक डिजाइन टू ऑप्टिमाइज फायर सेफ्टी एंड मिनिमाइज डैमेज। तो ये सारे कंसीडरेशन किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इंटरेक्शन विद अदर फायर प्रोटेक्शन मेजर्स। अब जब आप स्प्रिंकलर सिस्टम लगाते हैं तो आपको बाकी सारे सिस्टम का भी ध्यान रखना है। जैसे जो आपके स्प्रिंकलर सिस्टम पहले से लगे हुए हैं, क्या उसके साथ वो इंटरेक्ट है, जो आप सिस्टम लगा रहे हैं उसके उसके परफॉर्मेंस को ये इम्पैक्ट तो नहीं कर रहा है। अदर फायर प्रोटेक्शन मेजर्स टू अवॉइड एडवर्स इफेक्ट सच एज, जैसे कि वाटर डैमेज के कारण जो आपके फायर अलार्म कंट्रोल पैनल्स हैं अगर वो अनसील्डेड हैं तो उस सिस्टम में फेल्योर आ सकता है, उसको डैमेज कर सकता है। स्मोक डिटेक्शन malfunction, अगर आपने एडजेसेंट जोन जिसमें कि वाटर स्प्रे मिस्ट, ड्यू टू वाटर स्प्रे मिस्ट जो है इसके कारण आपके स्मोक डिटेक्टर्स मेल फंक्शन कर सकते हैं, अननेसेसरी अलार्म क्रिएट कर सकते हैं या फॉल्टी हो सकते हैं। केयरफुल प्लानिंग इज एसेंशियल टू मिटिगेट दीज रिस्क। इन सब का इंटरेक्शन करना और चीज़ों को कंसीडर करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी अदर फायर प्रोटेक्शन मेजर्स हैं उसको। अब हम बात करने वाले हैं एक्सटेंट ऑफ स्प्रिंकलर प्रोटेक्शन। जब हम बिल्डिंग टू बी स्प्रिंकलर प्रोटेक्टेड, जब हम बिल्डिंग की बात कर रहे हैं कि कौन सा बिल्डिंग आपको स्प्रिंकलर प्रोटेक्टेड होने चाहिए, तो दिस स्प्रिंकलर सिस्टम मस्ट कवर ऑल एरिया एक्सेप्ट स्पेसिफाइड एक्सेप्शन। जब हम स्प्रिंकलर प्रोटेक्टेड बिल्डिंग की बात करते हैं तो स्प्रिंकलर प्रोटेक्टेड मतलब कंप्लीट बिल्डिंग जो है वो स्प्रिंकलर प्रोटेक्टेड होना चाहिए। कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। एक्सेप्शंस में क्या आता है, प्रोटेक्शन अप्लाइज टू द बिल्डिंग इटसेल्फ। जब हम बिल्डिंग की बात कर रहे हैं तो बिल्डिंग की प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। एनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड बिल्डिंग की प्रोटेक्शन की बात हम करते हैं। अनप्रोटेक्टेड बिल्डिंग विद इन 9 मीटर, अगर 9 मीटर का गैप है दो बिल्डिंग के बीच में तो अनप्रोटेक्टेड माना जाता है। मतलब लेस देन 9 मीटर अगर है तो वो बिल्डिंग अनप्रोटेक्टेड माना जाता है। तो कट ऑफ स्प्रिंकलर और डेंसर सिस्टम भी हमें लगाने पड़ेंगे उस केस में। लोड बियरिंग स्टील स्ट्रक्चर विच शुड बी कंसिडर्ड फॉर प्रोटेक्शन। अब जो हम एक्सेप्शन की बात कर रहे थे प्रीवियस स्लाइड में, तो कौन कौन सा ऐसा एरिया है जिसमें कि हम स्प्रिंकलर का एक्सेप्शन ले सकते हैं। जैसे स्प्रिंकलर प्रोटेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड इन grain silos, bins in mills or distilleries, ovens,
kilns in pottery, brick and glass works, area where water discharge may cause fire, explosion और toxicity, ऐसे एरिया में हमें स्प्रिंकलर नहीं लगाने हैं. Over salt bath, metal melt pans, frying ranges और where water may drain into them, जहाँ पे वाटर जा सकता है जिससे कि नुकसान हो जाए. अब ऑप्शनल एक्सेप्शन क्या क्या है, मतलब लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं. स्प्रिंकलर प्रोटेक्शन इज जनरली कंसीडर्ड बट नॉट रिक्वायर्ड इन, जैसे स्टेयर्स. अगर आप स्टेयर केस में स्प्रिंकलर का कंसीडर करना चाहते हैं तो आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते. स्टेयर्स, स्पेसेस बिलो स्टेयर्स हेडिंग एंड लिफ्ट वेल इफ फायर सेपरेटेड विथ 120 मिनट फायर रेसिस्टेंट डोर. अगर फायर डोर लगा हुआ है और ये 120 मिनट फायर रेसिस्टेंट डोर है तो उस केस में आप इस एरिया में स्प्रिंकलर नहीं लगा सकते हैं. ये ऑप्शनल है आपके पास. वॉशरूम, टॉयलेट एंड WC अंडर 5 स्क्वायर मीटर अगर है तो उस केस में भी आपके पास ऑप्शन है, आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं. अंडर साइड ऑफ स्क्रीन सील्ड इन पेपर मेकिंग मशीन इफ नो अदर फायर हैजार्ड, ये भी ऑप्शन है आपके पास एक्सेप्शन के लिए. सर्वर रूम विथ ऑल्टरनेट एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम, अगर कोई फ्लडिंग सिस्टम या गैस प्रोटेक्शन सिस्टम है, सप्रेशन सिस्टम है तो उस केस में आप सर्वर रूम में भी स्प्रिंकलर नहीं लगा सकते हैं, या फिर आपके पास ऑप्शन है, लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं. इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, अगर सर्टेन एरिया वो मीट कर रहा है, जैसे कि ड्राई टाइप का इक्विपमेंट है और साथ साथ 120 मिनट के फायर रेटेड इंक्लोजर में है, कंपार्टमेंट में है, फ्लेम रेसिस्टेंट केबल कोटिंग की गई है और कोई भी स्टोरेज उस एरिया में अगर नहीं है तो आप इलेक्ट्रिकल रूम में आपको स्प्रिंकलर लगाने की जरूरत नहीं है. ये आपके पास ऑप्शन है. अब कम्युनिकेशन बिल्डिंग की हम बात करते हैं. कम्युनिकेशन बिल्डिंग, स्प्रिंकलर प्रोटेक्शन इज कंसीडर्ड बट नॉट रिक्वायर्ड इन, अगर बिल्डिंग और स्टोरी सेपरेटेड है 4 घंटे के, मतलब 240 मिनट फायर रेसिस्टेंट वॉल से विद डुअल 120 मिनट फायर रेसिस्टेंट डोर्स और शटर, तो कम्युनिकेशन बिल्डिंग में मतलब ये मैंडेटरी नहीं है कि आप उसको प्रोटेक्ट करें. नॉन कंबस्टेबल कैनोपी अगर है अप टू 2.3 मीटर विद कट ऑफ स्प्रिंकलर ओवर ओपनिंग, तो उस केस में भी स्प्रिंकलर की जरूरत आपको नहीं है. आपके पास ऑप्शन है कि आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं. नॉन कंबस्टेबल एक्सटीरियर लोडिंग डॉक्स, प्लेटफॉर्म और दोज इनक्लोज्ड अंडरनेथ, उस केस में भी प्लेटफॉर्म या डॉक के अंडरनेथ जो उसके अंदर भी आप एग्जेम्प्ट कर सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं. एक्सटर्नल स्टेयरकेस, वॉशरूम, WC या फिर 60 मिनट WC विथ 60 मिनट फायर रेसिस्टेंट डोर्स और कट ऑफ स्प्रिंकलर अगर है उसमें तो आपको लगाने की जरूरत नहीं है. स्टेयरकेस, वॉशरूम, WC कनेक्टिंग स्प्रिंकलर्ड एंड नॉन स्प्रिंकलर बिल्डिंग्स विथ फायर रेसिस्टेंट ऑफ 120 मिनट डोर्स ऑन ऑल ओपनिंग्स अगर लगे हुए हैं तो उस केस में भी आपके पास ऑप्शन है कि आप कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन रिक्वायर्ड नहीं है. प्रोटेक्शन ऑफ कंसील्ड स्पेस, स्प्रिंकलर रिक्वायर्ड है अगर आपका कंसील्ड स्पेस जो फॉल सीलिंग के ऊपर की बात करते हैं 800 mm से ज्यादा हाइट का है तो उस केस में आपको स्प्रिंकलर रिक्वायर्ड है. अगर लेस देन 800 mm है लेकिन उसके अंदर में कंबस्टेबल मटेरियल आपने यूज किया हुआ है तो उस केस में आपको स्प्रिंकलर लगाने हैं. एग्जेम्पशन कहाँ पे मिल सकता है आपको, अगर 15 इलेक्ट्रिकल केबल्स हैं और वो भी 250 वोल्ट से कम का है, सिंगल फेज कनेक्शन है, तो उस केस में आप इसको एग्जेम्प्ट कर सकते हैं, वहां पे आपको स्प्रिंकलर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. डिजाइन क्राइटेरिया जो है, लाइट हैजार्ड प्रोटेक्शन फॉर लाइट हैजार्ड एरिया, ऑर्डिनरी हैजार्ड फॉर अदर्स. हाईएस्ट डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट स्प्रिंकलर. अब मैक्सिमम हाइट लिमिट क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट स्प्रिंकलर इन अ सिंगल सिस्टम कनेक्टेड टू वन इंस्टॉलेशन कंट्रोल वाल्व. एक आईसीबी में अगर डिफरेंस, मैक्सिमम हाइट आप कहां तक जा सकते हैं, 45 मीटर तक जा सकते हैं सिंगल सिस्टम के लिए. इफ एक्सीड, अगर एडिशनल अगर एक्सीड करता है 45 मीटर से ऊपर तो उस केस में
एनेक्सर बी के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना पड़ेगा। प्रॉपर सिस्टम परफॉर्मेंस एंड सेफ्टी आपकी इंश्योर करनी पड़ेगी। अब हम बात करने वाले हैं इस सेक्शन में स्पेसिंग, लोकेशन एंड इंस्टॉलेशन की। तो जनरल रिक्वायरमेंट फॉर स्प्रिंकलर इंस्टॉलेशन पहले देखते हैं। फुल कवरेज होना चाहिए। इंटायर ब्लॉक बिल्डिंग मस्ट बी स्प्रिंकलर्ड अनलेस एग्जेम्प्टेड और फायर सेपरेटेड। जो पहले हमने देखा था एग्जेम्पशन या ऑप्शन हमें तब मिल रहा था ऑप्शनल, जब फायर रेटेड कुछ सर्टेन रिक्वायरमेंट था, अगर उसको मीट कर रहा था तो हमें एग्जेम्पशन या फिर कुछ ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल दिख रहे थे जो प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कस किया। अदरवाइज आपको फुल्ली स्प्रिंकलर्ड करना पड़ेगा, फुल कवरेज होना चाहिए। स्प्रिंकलर की प्लेसमेंट की अगर बात करते हैं तो जो प्रोटेक्शन एरिया रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मेजरमेंट हॉरिजेंटली आपको लेना है और उसको मीट करना है। इंस्टॉलेशन की अगर हम बात करते हैं तो स्प्रिंकलर शुड बी अपराइट और पेंडेंट विद डिफ्लेक्टर अलाइन टू द स्लोप। स्प्रिंकलर अपराइट भी हो सकता है, पेंडेंट भी हो सकता है, डिफ्लेक्टर्स, लेकिन इसमें रिक्वायरमेंट क्या है कि डिफ्लेक्टर्स जो है स्प्रिंकलर के वो अलाइन टू दी स्लोप होने चाहिए। एक्सेसिबिलिटी, सिस्टम कंपोनेंट्स जैसे कि वॉल, गॉजेज, ईटीसी, ये सारे एक्सेसिबल होना चाहिए ताकि उसका इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस हो पाए। लिमिटेशन ऑन इंस्टॉलेशन साइज क्या क्या है? सिंगल सिस्टम कवरेज, मैक्सिमम एरिया जो है लेस देन 4830 स्क्वायर मीटर पर सिस्टम होना चाहिए। मिक्स्ड ऑक्यूपेंसी में हाई हैजार्ड एरिया में आप ये एरिया और कम हो जाता है 3720 स्क्वायर मीटर। टोटल एरिया लेस देन 4830 स्क्वायर मीटर पर सिस्टम। ये पर सिस्टम इंस्टॉलेशन एरिया की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम हम कितना एरिया एक सिस्टम में कवर कर सकते हैं। डिटैच ऑक्यूपेंसी मस्ट हैव सेपरेट सिस्टम एक्सेप्ट फॉर स्मॉल इंस्टॉलेशन। मतलब अगर आपके पास दो ऑक्यूपेंसी साथ साथ है तो उसके लिए आप सिंगल सिस्टम लगा सकते हैं। अगर लेस देन 50 स्प्रिंकलर्स की रिक्वायरमेंट है तो उस केस में आप उसको शेयर कर सकते हैं एडजेसेंट बिल्डिंग के साथ भी। अगर लेकिन उसके साथ है तो आपको सेपरेट सिस्टम लगाना पड़ेगा। ये एरिया है जो टेबल 7 में दिया गया है कि मैक्सिमम एरिया टू बी कवर्ड बाय स्प्रिंकलर। तो लाइट में 4830 है, ऑर्डिनरी में भी सेम है, हाई में 3720 स्क्वायर मीटर है, स्टोरेज में 3720 स्क्वायर मीटर है। अब हम बात करने वाले हैं स्प्रिंकलर स्पेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसमें की पैरामीटर्स जो हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम कवरेज पर स्प्रिंकलर, डिस्टेंस बिटवीन स्प्रिंकलर्स एंड वॉल्स, डिफ्लेक्टर पोजिशनिंग बेस्ड ऑन रूफ स्लोप, हमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शंस को अवॉइड करना चाहिए जो कि स्प्रिंकलर डिस्चार्ज के पैटर्न को अफेक्ट करे, क्लियरेंस फ्रॉम स्टोरेज और स्काईलाइट्स। कवरेज एरिया डिटर्मिनेशन में क्या क्या है? स्टैंडर्ड स्प्रिंकलर बेस्ड ऑन द लार्जेस्ट स्पेसिंग अलोंग ब्रांच लाइंस एंड एडजॉइनिंग लाइंस। साइड वॉल स्प्रिंकलर्स जो है वो स्पेसिंग अलोंग द वॉल एंड रूम विड्थ। डिस्टेंस रिक्वायरमेंट की बात जब हम करते हैं तो बिटवीन स्प्रिंकलर प्रिवेंट ओवरलैपिंग एंड स्किपिंग की बात करते हैं। ऐसा दो स्प्रिंकलर नजदीक भी नहीं होना चाहिए जिससे कि उसका स्प्रे पैटर्न ओवरलैप करे या स्किप करे, गैप बन जाए। वॉल से जब हम बात करते हैं तो 0.5 टाइम्स स्पेसिंग होना चाहिए स्प्रिंकलर का। अगर कंबस्टेबल वॉल्स है तो उसमें 1.5 मीटर से ज्यादा गैप आप नहीं ले सकते वॉल के साइड से। मिनिमम की अगर हम बात करते हैं तो एज पर टाइप स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, डिफ्लेक्टर ओरिएंटेशन ऑब्स्ट्रक्शन मस्ट बी पोजिशन टू अवॉइड इंटरफेरेंस फ्रॉम बीम। स्प्रिंकलर की पोजिशनिंग इस हिसाब से होनी चाहिए ताकि उसको कोई इंटरफेरेंस ना हो बीम्स, वॉल्स और कोई मशीनरी। इंश्योर की वाटर प्रॉपर डिस्चार्ज होगा स्प्रिंकलर हेड से। इसके बारे में हम और भी क्लैरिटी आगे आपको मिलेगी वीडियो में। इंस्टॉलेशन ड्यू टू पेक्युलर कंस्ट्रक्शनल फीचर्स, तो कॉलम्स जैसे कि कॉलम्स, बीम्स इस तरह के हैं तो कॉलम्स अवॉइड प्लेसिंग स्प्रिंकलर विद इन 0.6 मीटर ऑफ ए कॉलम। आप 0.6 मीटर का गैप एटलीस्ट मेंटेन करेंगे कॉलम से। अगर ऐसा करना पॉसिबल नहीं है तो आपको दूसरा स्प्रिंकलर लगाना पड़ेगा कॉलम के दूसरे साइड में लेस देन 2 मीटर के गैप पे।
गर्डर की बात जब हम करते हैं तो गर्डर इस तरह का डिजाइन होता है। अगर ग्रेडर की विड्थ जो है वाइड मतलब वाइड 200 mm से कम है तो उस केस में स्प्रिंकलर 1.2 मीटर फ्रॉम द साइड और डायरेक्टली एबव आप लगाएंगे। और डिफ्लेक्टर्स जो है टॉप से एटलीस्ट 150 mm का गैप मतलब होना चाहिए। टॉप से 150 mm होना चाहिए। अगर वाइड जो है 200 mm से ज्यादा वाइड है आपका गिर्डर का विड्थ तो उस केस में स्प्रिंकलर्स जो है 1.2 मीटर से ज्यादा आपको लगाना है फ्रॉम द साइड। रूफ ट्रस की जब हम बात करते हैं तो इस तरह के रूफ डिजाइन को हम रूफ ट्रस बोलते हैं। इसमें आप देखेंगे कि अगर 100 mm से कम वाइड है तो उस केस में आपको स्प्रिंकलर 0.3 मीटर या उससे ज्यादा साइड और साइड से इक्वी डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा। डिफ्लेक्टर जो है 150 mm एवव होना चाहिए। 100 से 200 mm वाइड स्प्रिंकलर उस केस में अगर 100 से 200 mm वाइड है रूफ ट्रस आपका तो उस केस में स्प्रिंकलर जो है वो 0.6 मीटर के गैप पे होता है फ्रॉम द साइड और इक्वी डिस्टेंस। अगर 200 मीटर mm से ज्यादा है तो उस केस में भी 0.6 मीटर का गैप मेंटेन करना पड़ता है या उससे ज्यादा होगा। मिनिमम 0.6 मीटर है। बीम एंड बे की जब हम बात करते हैं जैसे कि नेरो बे आपने देखा होगा इस तरह का सीलिंग का डिजाइन होता है कि जगह जगह बीच बीच में आपको बीम दिखाई देते हैं। तो उस केस में जब नेरो बे बनता है तो हमें हर एक थर्ड बे में +1 अंडर दी सेंटर बीम हर एक थर्ड बे में हमें एक एक स्प्रिंकलर लगाना है। और जो सेंटर वाला बे है उसमें हमें बीम के ऊपर स्प्रिंकलर लगाना है। मतलब पहले दूसरे तीसरे थर्ड बे में पहला सेकंड स्प्रिंकलर आएगा और पहले वाले बे में था तो जो बीच वाला होगा उसमें सेंटर में बीम के ऊपर ही हम स्प्रिंकलर इंस्टॉल करेंगे। मैक्सिमम डिस्टेंस जो हजार्ड क्लास के रूल के अकॉर्डिंग है वो हम मेंटेन करेंगे। डिस्टेंस फ्रॉम वॉल जो होगा <1 मीटर होगा पैरेलली एंड परपेंडिकुलर अगर परपेंडिकुलर में 1.5 मीटर का होगा या उससे कम का होगा। कंसील्ड स्पेस की केस में आपको स्प्रिंकलर की जरूरत नहीं है अगर <5 स्क्वायर मीटर का स्पेस है। रूफ स्पेस अगर स्प्रिंकलर नीडेड है आपको अगर आपका डेप्थ जो है 0.8 मीटर से ज्यादा है तो उस केस में आपको स्प्रिंकलर रिक्वायर्ड है। रूफ स्पेसेस में जैसे फॉल सीलिंग के ऊपर की हम बात कर रहे थे इंटरमीडिएट फ्लोर्स में अगर डेप्थ 0.8 मीटर से ज्यादा है तो उस केस में आपको रिक्वायर्ड है। कंस्ट्रक्शन इज कंबस्टेबल है तो भी रिक्वायर्ड है। स्पेस में अगर कंबस्टेबल्स अवेलेबल है तो उस केस में भी आपको स्प्रिंकलर रिक्वायर्ड है। इंटरमीडिएट फ्लोर में स्पेस अंडर लोएस्ट फ्लोर जो है स्प्रिंकलर रिक्वायर्ड है। अगर आपका स्पेस इज एक्सेसिबल फॉर स्टोरेज उसमें लोग स्टोर कर सकते हैं अनऑथराइज्ड एक्सेस कर सकते हैं वेस्ट एक्यूमुलेट हो सकते हैं तो उस केस में आपको स्प्रिंकलर प्रोवाइड करना है। यूटिलिटी पाइपिंग या कन्वेयर इस तरह की अगर चीजें उसमें सर्विसेज हैं तो उस केस में भी आपको वहां पे स्प्रिंकलर प्रोवाइड करना है। फ्लैमेबल लिक्विड्स अगर आपने स्टोर किया है वहां पे तो उस केस में भी आपको स्प्रिंकलर चाहिए। वर्टिकल सीलिंग चेंजेस में अभी हम बात करने वाले हैं कि जिस तरह से सीलिंग का लेवल आपने देखा होगा कि कहीं कहीं चेंज होते जाता है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा इंफॉर्मेशन है जो मुझे लगता है आप लोगों को सबको जानना चाहिए क्योंकि ऐसे में ऑडिट में काफी सारे पॉइंट्स ऑब्जर्व किए जाते हैं। फॉर पेंडेंट एंड अपराइट स्प्रिंकलर फॉर स्टैंडर्ड एंड एक्सटेंडेड कवरेज ओनली। तो अगर ये फिगर की मैं बात करता हूं इसमें आप देखें कि ये 2 लेवल है।
2 लेवल पे स्प्रिंकलर लगे हुए हैं। और जो ये एक्स जो हाइट है, एक्स हाइट कहाँ से लिया गया है? ऊपर वाले सीलिंग से नीचे वाले डिफ्लेक्टर तक की हाइट को एक्स बोला गया है। अगर ये एक्स आपका 900 mm से कम है तो उस केस में स्प्रिंकलर जो है वो स्पेस नॉर्मली होगा, इंश्योरिंग नो ऑब्स्ट्रक्शंस। आपको स्पेसिंग स्प्रिंकलर की सेम करनी है। जैसे आप 3 मीटर का अगर गैप मेंटेन कर रहे हैं तो आपको 3 मीटर का गैप मेंटेन करना है। सीलिंग लेवल से कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, अनटिल अनलेस आपका कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट ना कर रहा हो। अगर 900 mm से ज्यादा है एक्स तो उस केस में आपको एलिवेशन चेंज को जो ये वाला वॉल क्रिएट हो रहा है उसके तरह कंसीडर करना पड़ेगा और आपको 2 डिफरेंट लेवल के लिए सेपरेट स्प्रिंकलर डिजाइन करने पड़ेंगे। जिस तरह इस केस में आप देख पा रहे हैं कि हाफ एस पे जो स्प्रिंकलर की स्पेसिंग है, जो हाईएस्ट इसका वॉल से स्प्रिंकलर हेड का होगा वो यहाँ पे मेंटेन किया गया है, और दूसरे लेवल पे जो एलिवेशन चेंज हो रहा है वहां पे भी सेम, मतलब सेपरेट सिस्टम की तरह दोनों स्प्रिंकलर लेवल को यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। अब हम एस्केलेटर एंड स्टेयरकेस वेल की बात करते हैं। तो जब हम स्टेयरकेस वेल की बात करते हैं फुल्ली स्प्रिंकलर्ड होना चाहिए, इंक्लूडिंग स्टेयरकेस के अंदर अगर कंबस्टेबल स्टेयरकेस है उस केस में आपको स्प्रिंकलर प्रोवाइड करना है स्टेयरकेस में भी। अगर नॉन कंबस्टेबल स्टेयरकेस है, मतलब उसकी जो उसका जो बनाया गया है उसमें जो फीचर्स लगे हैं या फिर उसका जो कंस्ट्रक्शन किया गया है स्टेयरकेस का, अगर नॉन कंबस्टेबल है तो उस केस में आपको स्प्रिंकलर टॉप एंड बॉटम लैंडिंग पे प्रोवाइड करना है। एस्केलेटर के केस में आपको स्प्रिंकलर रिक्वायर्ड है पैसेंजर कैरिंग स्पेस में, बिलो एंड बिटवीन एस्केलेटर सीलिंग, एस्केलेटर बूट एंड मोटर एरियाज में, सीलिंग ओपनिंग फॉर स्टेयर्स, एस्केलेटर ईटीसी। इसमें स्प्रिंकलर 1.2 से 2 मीटर अपार्ट होगा और 150 टू 300 mm फ्रॉम ओपनिंग रहेगा स्प्रिंकलर, अगर सीलिंग में कहीं पे ओपनिंग है। इफ स्पेसिंग ऑफ 1.5 अगर इतना पॉसिबल नहीं है तो स्मॉलर स्पेसिंग भी अलाउड है, लेकिन ये ध्यान रहे कि स्प्रिंकलर एक दूसरे को वेट ना करें। अगर स्प्रिंकलर्स लेस देन 0.5 मीटर सीलिंग ओपनिंग से लग सकता है, इंश्योरिंग रिक्वायर्ड फ्लो रेट। वर्टिकल ओपनिंग में कुछ एग्जाम्पशन है, जैसे कि नो स्प्रिंकलर नीडेड फॉर ओपनिंग ग्रेटर देन 6 मीटर वाइड, और 100 स्क्वायर मीटर से अगर ज्यादा ओपनिंग है तो उस केस में इफ सराउंडिंग एरिया आर ऑलरेडी प्रोटेक्टेड, उस केस में आपको स्प्रिंकलर प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं ऑब्स्ट्रक्शंस बिलो स्प्रिंकलर्स के बारे में। तो स्प्रिंकलर्स मस्ट बी इंस्टॉल्ड अंडर ऑब्स्ट्रक्शंस दैट आर, अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है स्प्रिंकलर हेड के नीचे में तो किस केस में आपको एडिशनल स्प्रिंकलर की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि आप ऑब्स्ट्रक्शंस के नीचे आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर 0.8 मीटर से ज्यादा वाइड है और 150 mm से जो वॉल और पार्टीशन से जो गैप है अगर 150 mm से कम है तो उस केस में आपको ऑब्स्ट्रक्शंस के अंदर स्प्रिंकलर इंस्टॉल करने पड़ेंगे। अगर 1 मीटर से वाइड है, वॉल डिस्टेंस कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टिल आपको एडिशनल स्प्रिंकलर ऑब्स्ट्रक्शंस के नीचे प्रोवाइड करना पड़ेगा। कुछ और एरियाज हैं जहां पे स्प्रिंकलर की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे ओवरहेड प्लेटफॉर्म, हीटिंग पैनल्स, गैलरीज, वॉकवे, स्टेजिंग, एक्सेप्ट इन फिल्म एंड टीवी स्टूडियोज एंड स्टेयरवेज। बिलो डक्ट्स, इफ रेक्टेंगुलर डक्ट है और 0.8 मीटर से ज्यादा वाइड है और साथ साथ 150 mm से कम डिस्टेंस है वॉल से, तो उस केस में आपको एडिशनल स्प्रिंकलर प्रोवाइड करना है। सर्कुलर स्पेस अगर मोर देन 1 मीटर डायमीटर से ज्यादा है और 150 mm वॉल से जो डिस्टेंस है उससे कम है तो उस केस में आपको स्प्रिंकलर इंस्टॉल करना पड़ेगा।
रेक्टेंगुलर और सर्कुलर अगर 1 मीटर से ज़्यादा विड्थ या फिर डायमीटर का है तो उस केस में स्प्रिंकलर रिक्वायर है। एक्सेप्शन है कुछ, जैसे नो स्प्रिंकलर रिक्वायर्ड अंडर मूवेबल ऑब्स्ट्रक्शंस, जैसे कि कोई कॉन्फ्रेंस टेबल है तो इस तरह के मूवेबल जो ऑब्स्ट्रक्शंस है उसके अंडर में आपको स्प्रिंकलर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। स्पेशल केस जैसे कि पेपर मेकिंग मशीन है तो आपको स्प्रिंकलर रिक्वायर्ड है हुड के अंडर में, हुड्स के अंडर या फिर सील्ड के अंडर ओवर ड्राई एंड्स आपको स्प्रिंकलर रिक्वायर्ड है। वर्क टेबल्स जहां पे पावर सोर्सेस हैं और कंबस्टेबल वेस्ट एक्यूमुलेट हो सकते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल या फिर स्टोरेज में ऐसा पॉसिबल है, तो उस केस में आपको स्प्रिंकलर लगाना है। और जितने भी स्प्रिंकलर्स हैं जो ऑब्स्ट्रक्शंस के अंडर आप लगा रहे हैं मस्ट मैच सीलिंग स्प्रिंकलर्स। ऐसा नहीं कि आप डिफरेंट टाइप के स्प्रिंकलर वहां पे यूज करेंगे, सेम स्प्रिंकलर आपको यूज करने हैं। अब हम बात करने वाले हैं एक्सटीरियर डॉक्स, प्लेटफॉर्म्स एंड कैनोपीज के बारे में। तो एक्सटीरियर डॉक्स एंड प्लेटफॉर्म के केस में अगर स्प्रिंकलर्स की रिक्वायरमेंट है आपको, अगर कंबस्टेबल डॉक्स या प्लेटफॉर्म है, अनलेस सील्ड हो ताकि कोई डेब्रिस एक्युमुलेशन ना हो। कैनोपीज के केस में अगर नॉन कंबस्टेबल है और लेस देन 2 मीटर फ्रॉम वॉल है, वॉल से 2 मीटर के कम के डिस्टेंस पे है, तो उस केस में आपको एडिशनल स्प्रिंकलर की जरूरत नहीं है अगर कट ऑफ स्प्रिंकलर वहां पे इंस्टॉल्ड है डोर ओपनिंग के पास। अदर केसेस में स्प्रिंकलर रिक्वायर्ड है कैनोपी के अंडर में। क्लियरेंस जो रिक्वायरमेंट होती है वो क्लियरेंस रिक्वायरमेंट 0.5 मीटर की होती है, जो कि क्लियर स्पेस बिलो स्प्रिंकलर डिफ्लेक्टर आपको मेंटेन करना है थ्रू आउट। 1 मीटर क्लियर स्पेस अगर हाई पाइल्ड कंबस्टेबल या जूट स्टोरेज है या फिर एवब ओपन सस्पेंडेड सीलिंग्स है तो आपको मेंटेन करना है 1 मीटर का। वर्टिकल शाफ्ट्स एंड सूट्स एंड सस्पेंडेड सीलिंग्स जो हैं, शाफ्ट के केस में आपको स्प्रिंकलर हर एक ऑल्टरनेट फ्लोर पे लगाना है और साथ साथ जो ट्रैप्ड सेक्शन का जो टॉप लेवल है वहां पे स्प्रिंकलर की जरूरत है। एटलीस्ट 1 स्प्रिंकलर आपको टॉप पे हर एक शाफ्ट में प्रोवाइड करना है, अनलेस अगर इनकम्बस्टेबल या इनएक्सेसिबल शाफ्ट है तो उस केस में आपको जरूरत नहीं है। सस्पेंडेड सीलिंग की जब हम बात करते हैं तो सस्पेंडेड सीलिंग्स में जो स्प्रिंकलर लगे हुए हैं उसके प्रोटेक्शन ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होने चाहिए। स्प्रिंकलर्स जो बिलो सस्पेंडेड सीलिंग्स है उसका जो मटेरियल होना चाहिए वो फायर स्टेबल होना चाहिए। जनरल एप्लीकेशंस जो है स्प्रिंकलर स्पेसिंग, लोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को लेके वो जो डिजाइन गाइडलाइंस है एज पर टाइप ऑफ स्प्रिंकलर उसके अकॉर्डिंग होगा। इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड, पेंडेंट एंड अपराइट स्प्रिंकलर के बारे में। तो मैक्सिमम प्रोटेक्शन एरिया पर स्प्रिंकलर कितना होता है, तो लाइट हजार्ड में 21 स्क्वायर मीटर, ऑर्डिनरी हजार्ड में 12 स्क्वायर मीटर एंड हाई हजार्ड में 9 स्क्वायर मीटर है। मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन स्प्रिंकलर्स जो है लाइट हजार्ड में 4.5 मीटर, ऑर्डिनरी हजार्ड में 4.5 मीटर एंड हाई हजार्ड में 3.75 मीटर का आपको मेंटेन करना है। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्प्रिंकलर्स जो होगा 1.8 मीटर एक्सेप्ट फॉर इंटरमीडिएट स्प्रिंकलर इन रैक स्टोरेज। मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम वॉल जो होगा 0.5 टाइम्स स्प्रिंकलर स्पेसिंग अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू रेंज पाइप होगा। 1.5 मीटर अगर कोई कंबस्टेबल या एक्सपोज जॉइस्टेड सीलिंग है तो उस केस में मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम वॉल्स जो होगा वो 100 mm का मेंटेन करना है। जब हम स्प्रिंकलर डिफ्लेक्टर के लोकेशन एंड ओरिएंटेशन की बात करते हैं, अगर कोई अनऑब्स्ट्रक्टेड रूफ्स या सीलिंग्स हैं तो कन्वेंशनल या स्प्रे टाइप स्प्रिंकलर इंस्टॉल किया जाता है और डिफ्लेक्टर का डिस्टेंस जो है एज पर टेबल 8 होता है। और जो टेबल 8 है उसमें आप देखेंगे कि जिस तरह से टाइप ऑफ सीलिंग दिया गया है मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए और मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, प्रेफर्ड कितना है, ये हमें मेंटेन करना है। स्प्रिंकलर लोकेशन बिलो सीलिंग का जो स्पेस है इतना हमें मेंटेन करना है डिस्टेंस।
अब स्प्रिंकलर डिफ्लेक्टर लोकेशन और ओरिएंटेशन का जो सेकेंड पार्ट है उसमें जब देखेंगे, जब हम ऑब्स्ट्रक्टेड रूफ्स एंड सीलिंग की बात करते हैं, प्रीवियस स्लाइड में हमने नॉन ऑब्स्ट्रक्टेड रूफ्स एंड सीलिंग की बात करी थी, और इसमें नो स्पेसिफिक रूल, कोई भी रूल नहीं है, लेकिन जो टेबल 9 है गाइडेंस हमें फॉलो करना है। स्प्रिंकलर शुड बी पोजिशन टू मिनिमाइज डिस्चार्ज ऑब्स्ट्रक्शंस इफ अनअवॉइडेबल। अगर किसी कारण की वजह से आप इतना डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो एडिशनल स्प्रिंकलर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा टू इंश्योर फुल कवरेज। अब यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शंस हैं और ये जो डिस्टेंस है आप देख पा रहे हैं कि ए डिस्टेंस एंड बी डिस्टेंस की बात की गई है। ऑब्स्ट्रक्शंस और आपका स्प्रिंकलर हेड जो है लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में है। अब यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं जो डिस्टेंस बिटवीन स्प्रिंकलर एंड दी ऑब्स्ट्रक्शंस ऑन साइड, जो ए है, ए अगर लेस देन 300 mm है तो उस केस में आपको जो डिस्टेंस बिटवीन डिफ्लेक्टर एंड एवं द बॉटम ऑफ द, ये जो ऑब्स्ट्रक्शंस है इसका जो बॉटम है और जो हेड का बॉटम है, ये जो है बी बी जीरो भी चलेगा, मतलब ये सेम लेवल में होगा। अगर 300 और 450 के बीच में डिस्टेंस है ए, तो उस केस में जो आपका ये बी होगा वो 65 mm का मेंटेन करना है। सिमिलरली फर्दर इस टेबल को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कुछ रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड साइड वॉल स्प्रिंकलर को लेके है। जब हम प्रोटेक्शन एरिया की बात करते हैं तो लाइट हजार्ड में मैक्सिमम 11 स्क्वायर मीटर हम कंसीडर कर सकते हैं कंबस्टेबल सीलिंग के केस में, 18 स्क्वायर मीटर नॉन कंबस्टेबल सीलिंग के केस में, ऑर्डिनरी हजार्ड के केस में 7.5 स्क्वायर मीटर मैक्सिमम कंबस्टेबल सीलिंग में, और 9 स्क्वायर मीटर नॉन कंबस्टेबल सीलिंग में। मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन स्प्रिंकलर जो होगा मेजर्ड अलोंग द सीलिंग स्लोप, सीलिंग के स्लोप के अलोंग में ही उसको मेजर किया जाएगा। मैक्सिमम स्पेसिंग जो होगी 4.3 मीटर की होगी लाइट हजार्ड में और 3 मीटर होगी ऑर्डिनरी हजार्ड में। साइड वॉल स्प्रिंकलर की जब हम बात करते हैं तो नॉट बैक टू बैक विदाउट ए सेपरेटिंग लिंटेल और सॉफिट। बैक टू बैक हम ये साइड वॉल स्प्रिंकलर इंस्टॉल नहीं करते हैं अलॉट अनटिल अनलेस की कोई लिंटेल या सॉफिट उस बीच में पड़ रहा है। अपोजिट और एडजेसेंट वॉल पे ये एक्सेप्टेड है अगर कवरेज एरिया ओवरलैप नहीं कर रहा हो। मैक्सिमम रूम विड्थ 7.3 मीटर का लाइट हजार्ड के केस में और 6.1 मीटर ऑर्डिनरी हजार्ड के केस में होना चाहिए। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्प्रिंकलर जो होगा एटलीस्ट 1.8 मीटर, जो कि 1800 mm के 1800 mm हुआ, इतना अपार्ट होना चाहिए। सेंटर टू सेंटर इसका डिस्टेंस मेजर किया जाता है। मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम वॉल्स जो होगा हाफ ऑफ द अलाउबल, जितना भी मैक्सिमम स्प्रिंकलर का जैसे मैक्सिमम स्पेसिंग अलॉट है उसका हाफ डिस्टेंस हम वॉल की तरफ से हम इंस्टॉल कर सकते हैं। मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम वॉल जो होगा वो एटलीस्ट 100 mm होगा। स्प्रिंकलर डिफ्लेक्टर लोकेशन और ओरिएंटेशन की जब हम बात करते हैं तो कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हमें अवॉइड करना है। अगर जरूरत पड़े तो एडिशनल स्प्रिंकलर इंस्टॉल करना चाहिए। मेंटेन 1.2 मीटर क्लियरेंस, चाहे वो लाइट हो फैन हो, इस तरह के फिक्सचर से आपको मेंटेन करना है 1.2 मीटर का क्लियरेंस एटलीस्ट। 450 mm मिनिमम क्लियरेंस फ्रॉम स्टोरेज टू डिफ्लेक्टर, जो बिलो क्लियरेंस है वो 450 mm का होना चाहिए। साइड वॉल स्प्रिंकलर एबव और नियर एसी ग्रिल हम नहीं लगाते हैं, एटलीस्ट 450 mm का डिस्टेंस हमें मेंटेन करना पड़ता है। स्प्रिंकलर जो है 100 टू 150 mm सीलिंग और वॉल्स के इतना डिस्टेंस अलाउड है कि आप 100 टू 150 mm सीलिंग या वॉल से आप गैप रख सकते हैं। डिफ्लेक्टर पैरेलल होना चाहिए सीलिंग या रूफ का। अंडर स्लोप्ड सीलिंग अगर है तो साइड वॉल स्प्रिंकलर जो होगा वो हाईएस्ट पॉइंट पे इंस्टॉल किया जाएगा। एडिशनल स्प्रिंकलर की रिक्वायरमेंट सोफिट्स ओवर जो 200 mm से ज्यादा वाइड है, तो उस केस में हमें एडिशनल स्प्रिंकलर की जरूरत पड़ती है। ये स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट है, स्प्रिंकलर लोकेशन इन रिलेशन टू ऑब्स्ट्रक्शन। जब स्प्रिंकलर के आसपास कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो उस केस में हम कैसे उसको ओवरकम करते हैं, कैसे हम डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, कितना गैप रखेंगे ताकि हमें हम इस कोड के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाए।
तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक ऑब्स्ट्रक्शन है और यहाँ पे भी 2 डिस्टेंस मेजर किया गया है। स्प्रिंकलर हेड से, साइड वॉल स्प्रिंकलर लगा हुआ है, उसके हेड से लेके जो वॉल है उसके फेस तक, और साथ साथ जो हेड के सेंटर पॉइंट से जो ऑब्स्ट्रक्शंस का बॉटम पॉइंट है उसको बी बोला गया है। तो इस टेबल 10 में जब हम देखते हैं तो टेबल 10 में इसको अक्रॉस दी वॉल हम बोलते हैं। अक्रॉस दी फेसिंग अगर अक्रॉस दी वॉल है तो उस केस में ए और बी का डिस्टेंस दिया गया है जो हमें मेंटेन करना है। दूसरा सिनारियो है अगर ऑब्स्ट्रक्शन अलोंग द सेम वॉल है। सेम वॉल पे अगर ऑब्स्ट्रक्शन है, जिस वॉल पे साइड वॉल स्प्रिंकलर है, तो उस केस में क्या होगा। तो ए आप देख पा रहे हैं और बी भी है यहाँ पे, जो स्प्रिंकलर का हेड का सेंटर से लेके बॉटम तक जो ऑब्स्ट्रक्शन का है उसका उसका डिस्टेंस है। और ए जो है स्प्रिंकलर हेड के सेंटर से जो फेसिंग है ऑब्स्ट्रक्शन का वो बताता है। तो और ए बी के अकॉर्डिंग जो टेबल है आप देखेंगे कि 100 to 150, अगर ए 100 to 150 के बीच में है तो उस केस में हमें 25 mm बी इंश्योर करना पड़ेगा। अब एक्सटेंडेड साइड वॉल स्प्रिंकलर की हम बात करते हैं। जो प्रोटेक्शन एरिया है मैक्सिमम 37.2 स्क्वायर मीटर का हो सकता है। लाइट या ऑर्डिनरी हजार्ड के केस में वो अनऑब्स्ट्रक्टेड होना चाहिए। स्मूथ फ्लैट सीलिंग के केस में मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन स्प्रिंकलर्स जो है मेजर्ड अलोंग सीलिंग स्लोप के अलोंग में हम मेजर करते हैं डिस्टेंस को। मैक्सिमम स्पेसिंग 8.5 मीटर लाइट हजार्ड के केस में। ये एक्सटेंडेड साइड वॉल स्प्रिंकलर की बात हम कर रहे हैं। 7.3 मीटर ऑर्डिनरी हजार्ड के केस में। साइड वॉल स्प्रिंकलर्स जो है बैक टू बैक इंस्टॉल नहीं करना चाहिए अनटिल अनलेस की बीच में कोई लिंटेल या सॉफिट सेपरेटर की तरह काम कर रहा हो। अपोजिट और एडजेसेंट वॉल में अलाउड है अगर ओवरलैप नहीं हो रहा है कवरेज का। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्प्रिंकलर्स जो होगा एटलीस्ट 1.8 मीटर का होगा सेंटर टू सेंटर। मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम वॉल जो होगा हाफ ऑफ दी, जितना भी स्पेसिंग अलाउ है उसका हाफ डिस्टेंस आप वॉल से ले सकते हैं। मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम वॉल जो होगा एटलीस्ट 120 mm का होना चाहिए। एक्सटेंडेड साइड वॉल स्प्रिंकलर की कुछ और इंफॉर्मेशन है, जैसे स्प्रिंकलर डिफ्लेक्टर लोकेशन और ओरिएंटेशन की जब हम बात करते हैं, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शंस हमें अवॉइड करना चाहिए। एडिशनल स्प्रिंकलर अगर जरूरत है तो हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। मेंटेन 2.4 मीटर क्लियरेंस, जो लाइट सीलिंग या अदर फिक्सचर है उससे एटलीस्ट 2.4 मीटर का क्लियरेंस रखना चाहिए। 450 mm मिनिमम क्लियरेंस होना चाहिए आपको, जो डिफ्लेक्टर से नीचे का एरिया है अगर कोई स्टोरेज है। साइड वॉल स्प्रिंकलर की केस में मस्ट नॉट बी इंस्टॉल एवं एसी ग्रिल के आसपास नहीं लगाना है। एटलीस्ट 450 mm का डिस्टेंस हमें मेंटेन करना चाहिए साइड वॉल स्प्रिंकलर का और कोई एसी ग्रिल से। स्प्रिंकलर्स जो है 100 to 150 mm विद इन होना चाहिए सीलिंग या वॉल का। डिफ्लेक्टर पैरेलल टू सीलिंग और रूफ होना चाहिए। अंडर स्लोप्ड सीलिंग अगर है तो साइड वॉल स्प्रिंकलर्स जो है हाईएस्ट पॉइंट पे होगा। एडिशनल स्प्रिंकलर की रिक्वायरमेंट बन सकती है अगर सॉफिट ओवर 200 mm वाइड है उस केस में। टेबल 12 जो है डिफ्लेक्टर ओरिएंटेशन ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन परपेंडिकुलर टू द स्प्रिंकलर है। तो इसमें ए और बी के केस में जिस तरह से फिगर में आपको बताया गया था उसी तरह से रिलेशन दिया गया है और इस स्पेसिंग को हमें मेंटेन करना है। टेबल 13 ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन पैरेलल टू द स्प्रिंकलर और टेबल 12 जो है परपेंडिकुलर टू द स्प्रिंकलर है। एक्सटेंडेड कवरेज स्प्रिंकलर अपराइट एंड पेंडेंट की जब हम बात करते हैं तो ये बिल्डिंग या कंबस्टेबल कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं है। प्रोटेक्शन एरिया एंड स्पेसिंग जो है वो टेबल 14 को कंप्लाई करना चाहिए। जो प्रोटेक्शन एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पे मैक्सिमम स्पेसिंग है। तो एक्सटेंडेड कवरेज स्प्रिंकलर चाहे वो अपराइट हो या फिर पेंडेंट हो उस केस में हमें टेबल 14 को फॉलो करना है। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन जो स्प्रिंकलर होगा वो 2.4 मीटर का होगा सेंटर टू सेंटर। मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम वॉल जो होगा
वो हाफ ऑफ दी जो मैक्सिमम स्पेसिंग अलाउड है उसका होगा। मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम वॉल जो होगा वो एटलीस्ट 100 mm होना चाहिए। अब स्प्रिंकलर डिफ्लेक्टर लोकेशन एंड ओरिएंटेशन के सेक्शन में ही हम देख रहे हैं कि डिफ्लेक्टर जो है वो 25 to 300 mm सीलिंग से होना चाहिए अनऑब्स्ट्रक्टेड कंस्ट्रक्शन। कोई भी रेसिस्ट, कंसील्ड और फ्लश स्प्रिंकलर अप्लीकेबल नहीं है। कंप्लाई करना चाहिए डिफ्लेक्टर पोजिशनिंग एंड ऑब्स्ट्रक्शंस को। 450 mm का मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन डिफ्लेक्टर एंड स्टोर्ड आइटम्स जो अंडर बिलो स्प्रिंकलर हेड की जब हम बात कर रहे हैं तो उसकी क्लियरेंस की बात कर रहा है। डिफ्लेक्टर हमेशा पैरेलल होना चाहिए सीलिंग और रूफ को। टेबल 15 जो है ये पोजीशन ऑफ स्प्रिंकलर डिफ्लेक्टर टू अवॉइड ऑब्स्ट्रक्टर टू डिस्चार्ज फॉर ईसी स्प्रिंकलर्स, इसके बारे में दिया गया है। और सेम इसमें भी ए और बी के रिलेशन में आपको ये डेटा यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। इसका हम रेफरेंस यूज कर सकते हैं जब हम इंस्टॉलेशन देख रहे हैं या फिर रिव्यू कर रहे हैं। लार्ज ड्रॉप स्प्रिंकलर की अब हम बात करते हैं। तो लार्ज ड्रॉप स्प्रिंकलर के केस में जो प्रोटेक्शन एरिया है वो मैक्सिमम कवरेज 12 स्क्वायर मीटर का नॉन कंबस्टेबल बिल्डिंग में, 9 स्क्वायर मीटर कंबस्टेबल बिल्डिंग या फिर रैक स्टोरेज के केस में जो रेंज होगा वो 7.5 स्क्वायर मीटर से 12.9 स्क्वायर मीटर के बीच होगा। मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन स्प्रिंकलर जो होगा वो 3.7 मीटर होगा अगर नॉन कंबस्टेबल बिल्डिंग है तो 3 मीटर अगर कंबस्टेबल बिल्डिंग या फिर रैक स्टोरेज में हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं लार्ज ड्रॉप स्प्रिंकलर को। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्प्रिंकलर्स जो होगा वो एटलीस्ट 2.4 मीटर अपार्ट होना चाहिए सेंटर टू सेंटर। मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम वॉल्स जो होगा वो हाफ ऑफ दी जो मैक्सिमम स्पेसिंग अलाउड है उसका हाफ। मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम वॉल जो होगा वो एटलीस्ट 100 mm अवे होना चाहिए वॉल से। डिफ्लेक्टर लोकेशन एंड ओरिएंटेशन में ही हम देखते हैं कि जो अनऑब्स्ट्रक्टेड कंस्ट्रक्शन है उस केस में सीलिंग से 150 to 300 mm का गैप अलाउड है। डिफ्लेक्टर जो है वो पैरेलल होना चाहिए सीलिंग एंड रूफ का। मिनिमम ऑब्स्ट्रक्शन हमें इंश्योर करना चाहिए और एडिशनल स्प्रिंकलर की अगर जरूरत है तो हमें प्रोवाइड करना चाहिए अगर कवरेज ब्लॉक हो रहा है तो। टेबल 16 और फिगर 7 जो हमने पहले देखा है प्लेसमेंट अराउंड ऑब्स्ट्रक्शंस, जिसमें ऑब्स्ट्रक्शंस के प्लेसमेंट की बात की गई थी कि कोई ऑब्स्ट्रक्शंस वॉल्स है और स्प्रिंकलर के आसपास आ रहा है तो उस केस में जो रिलेशन टेबल 16 में दिया गया है उसको हमें फॉलो करना है। और टेबल 16 आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि और ये ऑब्स्ट्रक्शंस है, स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं और आपको ऑब्स्ट्रक्शंस ए बी के रिलेशन में यहाँ पे डेटा दिया गया है। इसका रेफरेंस आप यूज कर सकते हैं। अगर ऑब्स्ट्रक्शंस लेस देन 600 मीटर mm वाइड है और क्लियरेंस लेस देन 600 mm है तो आपको स्प्रिंकलर्स जो है सेंटर्ड बिटवीन एडजेसेंट यूनिट प्लेस करना चाहिए। क्लियरेंस रूल्स अगर मेट नहीं हो रहा है तो उस केस में आपको एक्स्ट्रा स्प्रिंकलर बिलो दी ऑब्स्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना पड़ेगा। 900 mm का क्लियरेंस रिक्वायर्ड है बिटवीन डिफ्लेक्टर और कोई अगर स्टोर्ड आइटम है तो उस केस में। अब अर्ली सेपरेशन फास्ट रिस्पॉन्स स्प्रिंकलर की हम बात करते हैं तो प्रोटेक्शन एरिया में मैक्सिमम कवरेज जो है 9 स्क्वायर मीटर का है बोथ कंबस्टेबल एंड नॉन कंबस्टेबल बिल्डिंग के लिए। मिनिमम कवरेज 5.9 स्क्वायर मीटर है। मैक्सिमम कवरेज आफ्टर रिलोकेशन ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शंस जो है वो 10 स्क्वायर मीटर का है। मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन स्प्रिंकलर्स जो होगा वो 3.7 मीटर का होगा फॉर सीलिंग रूफ अप टू 9 मीटर इन हाइट, 3 मीटर फॉर सीलिंग रूफ एवं 9 मीटर एंड अप टू 37 मीटर अगर सीलिंग की हाइट है तो उस केस में। अप टू 0.3 मीटर शिफ्ट अलाउ है अगर कोई स्ट्रक्चरल ऑब्स्ट्रक्शंस है टू प्रोवाइड मैक्स कवरेज डज नॉट एक्सीड 10 स्क्वायर मीटर से ज्यादा का कवरेज एक्सीड नहीं होना चाहिए। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्प्रिंकलर्स जो होगा वो 2.4 मीटर का होगा सेंटर टू सेंटर। वॉल डिस्टेंस जो होगा हाफ ऑफ द अलाउबल जो अलाउड स्पेसिंग है उसका होगा। मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम वॉल जो होगा 100 mm का होगा। अब हम डिफ्लेक्टर ओरिएंटेशन और लोकेशन में ही देखते हैं कि पेंडेंट स्प्रिंकलर के केस में जो के फैक्टर है वो 200 के फैक्टर पे एक सेपरेट वीडियो भी है मेरे चैनल पे, आप उसको भी देख सकते हैं। के फैक्टर 200 एंड 240 का अगर है तो उस केस में
बिलो सीलिंग जो होगा वो 150 टू 350 mm का गैप मेंटेन करना है। के फैक्टर अगर 320 टू 360 है तो उस केस में 150 टू 450 mm का बिलो सीलिंग, और अपराइट स्प्रिंकलर की केस में अगर के फैक्टर 200 एंड 240 है तो उस केस में 75 टू 300 mm का बिलो सीलिंग डिस्टेंस मेंटेन करना है। डिफ्लेक्टर्स जो है मस्ट बी पैरेलल होना चाहिए जो सीलिंग या रूफ है। अगर स्लोप मोर देन 9 डिग्री है तो या फिर 1/6 के रेशियो में है। कोई भी ऑब्स्ट्रक्शंस हमें अवॉइड करना है। एडिशनल स्प्रिंकलर की अगर रिक्वायरमेंट है तो हमें टेबल 16 एंड 7 को रेफर करना पड़ेगा, फिगर 7 को, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था। स्प्रिंकलर बिलो ऑब्स्ट्रक्शंस जब है रिक्वायर्ड, एडिशनल स्प्रिंकलर रिक्वायर्ड है अगर ऑब्स्ट्रक्शंस एक्सीड 0.8 मीटर रेक्टेंगुलर और लेस देन 150 mm फ्रॉम वॉल, 1 मीटर डायमीटर सर्कुलर और लेस देन 150 mm फ्रॉम वॉल्स, 1 मीटर वाइड अगर रेक्टेंगुलर है, 1 मीटर डायमीटर का अगर सर्कुलर है तो उस केस में हमें स्प्रिंकलर रिक्वायर्ड है। क्लियरेंस की जब हम बात करते हैं तो 900 mm का क्लियरेंस बिटवीन डिफ्लेक्टर एंड स्टोर्ड गुड्स है। ESFR स्टैंडर्ड स्प्रिंकलर का जो सेपरेशन है स्मोक कर्टेंस, स्टैंडर्ड स्प्रिंकलर सेपरेशन जो है वो स्मोक कर्टेंस 600 mm डीप और मस्ट सेपरेट ESFR एंड स्टैंडर्ड स्प्रिंकलर एरिया एट सीलिंग लेवल। 1.2 मीटर का आयल फ्री ऑफ स्टोर्ड गुड्स अगर बन रहा है तो उस केस में मस्ट सेपरेट ESFR एंड स्टैंडर्ड स्प्रिंकलर जोन्स। अगर अदर रिक्वायरमेंट जो है ESFR स्प्रिंकलर से रिलेटेड वो ये है कि मैक्सिमम पाइप साइज 100 mm ही हो सकता है। अगर रूफ का स्लोप लेस देन 9 डिग्री या इक्वल टू है तो उसी केस में सिर्फ अलाउड है। अगर 9 डिग्री से ज़्यादा का स्लोप बन रहा है तो उस केस में ESFR जो है अलाउ नहीं है कोई भी फॉल सीलिंग के नीचे। ये सिर्फ वेट पाइप सिस्टम के साथ ही यूज किया जाता है। स्प्रिंकलर प्रोटेक्शन फॉर स्पेसिफिक एरिया एंड हजार्ड जो है इसमें आप देखेंगे फिल्म एंड टीवी प्रोडक्शन स्टूडियोज जो है स्प्रिंकलर रिक्वायर्ड है अगर प्लेटफॉर्म का साइज 0.8 मीटर से ज़्यादा वाइड है, एक्सक्लूडिंग टेम्पोररी वंस, रिक्वायर्ड अंडर वॉकवे स्टेयर्स एंड इक्विपमेंट प्लेटफॉर्म के अंडर में भी चाहिए। ऑल्सो रिक्वायर्ड अगर कंसील्ड स्पेस मोर देन 100 mm डीप है बिटवीन कंबस्टेबल लाइनिंग्स एंड वॉल रूफ के तो उस केस में भी हमें स्प्रिंकलर की रिक्वायरमेंट है। थिएटर एंड सिमिलर प्रीमिसेस में स्प्रिंकलर की जरूरत है अंडर ग्रेड्स, फ्लाइज, स्टेज एंड ऑब्स्ट्रक्शंस बिलो सीलिंग लेवल में। अगर मूविंग सेट्स हैं और कोई भी पर्सनल वहां पे प्रॉक्सिमेटली ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन है तो मस्ट कंसीडर मूविंग सेट्स एंड पर्सनल प्रॉक्सिमेटी ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। डक्ट प्रोटेक्शन की जब हम बात करते हैं तो स्प्रिंकलर वर्टिकल राइजर के टॉप पे, उसके बाद मिड पॉइंट ऑफ ऑफसेट पे, अगर मोर देन राइजर जो है नॉट रिक्वायर्ड फॉर राइजर मोर देन 7.5 मीटर, अगर 7.5 मीटर से ज्यादा बड़ा राइजर है तो उस केस में जरूरत नहीं है। आउटसाइड बिल्डिंग फ्रॉम हुड आउटलेट, हॉरिजेंटल डक्ट्स हर एक 3 मीटर पे 1.5 मीटर फ्रॉम एंट्रेंस से आपको स्टार्ट करना है। स्प्रिंकलर मस्ट बी फ्रीज प्रोटेक्टेड एंड एक्सेसिबल। लिफ्ट, होइस्टवे एंड मशीन रूम की जब हम बात करते हैं तो बॉटम ऑफ होइस्टवे हमें साइड वॉल स्प्रिंकलर जो लेस देन 600 mm एवं पिट फ्लोर प्रोवाइड करना है। अगर साफ नॉन कॉम्बस्टेबल और नॉन कॉम्बस्टेबल लिक्विड से बना हुआ है तो उस केस में वहां पे नहीं है नॉन कॉम्बस्टेबल कोई लिक्विड तो उस केस में जरूरत नहीं है। मशीन रूम में स्प्रिंकलर 57 डिग्री टू 107 डिग्री सेंटीग्रेड तक प्रोवाइड किया जा सकता है। पेंडेंट, अपराइट और साइड वॉल टाइप्स का। पॉलीयूरेथेन कंबस्टेबल बेल्ट स्प्रिंकलर एट टॉप और बॉटम ऑफ होइस्टवेज। प्लेसमेंट जो है अवॉइड करना चाहिए किसी भी लिफ्ट टॉप गार्ड के इंटरफेरेंस से। क्लोसेट और पेंट्री में स्प्रिंकलर रिक्वायर्ड है अगर एरिया 2.5 स्क्वायर मीटर से ज्यादा बड़ा है। शॉर्ट डायमेंशन मोर देन 1 मीटर। सरफेस हैव
कंबस्टेबल फिनिश, इस केस में स्प्रिंकलर रिक्वायर्ड है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग एंड सिमिलर एरियाज के लिए आप IS 12456 को रेफर कर सकते हैं स्प्रिंकलर प्रोटेक्शन के लिए। प्री एक्शन सिस्टम रिकमेंडेड है ताकि कोई भी वाटर से डैमेज ना हो। अब इस सेक्शन में हम बात करने वाले हैं फिलोसफी ऑफ पाइप साइजिंग एंड डिजाइन के बारे में। तो वाटर सप्लाई अरेंजमेंट फॉर स्प्रिंकलर सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो वाटर कैपेसिटी इसमें एक टेबल 30 दिया गया है, वो उसी ऑक्यूपेंसी में लॉ है जो कि नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 जो है उसका जो टेबल 7 है उसमें जो रिक्वायरमेंट दी गई है उसमें कवर नहीं है, तो ही हमें टेबल 30 अप्लाई करना है जो इस कोड में दिया गया है। और इसकी जरूरत इसलिए थी क्योंकि बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाए। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसमें भी स्प्रिंकलर के वाटर स्टोरेज की बात की गई है और टेबल 7 में भी बात की गई है, तो हम किसको फॉलो करें? तो आपको टेबल 7 को फॉलो करना है। अगर कोई भी ऑक्यूपेंसी टेबल 7 में नहीं है, जैसा कि आप देखेंगे कि A to F हमें टेबल 7 फॉलो करना है, G and H भी करना है, और इसके अलावा जितने भी ऑक्यूपेंसी है उसके लिए हमें टेबल 30 को रेफर करना है। जैसे लाइट हजार्ड अगर है तो नॉट लेस देन 30 मिनट रन फॉर द पंपिंग कैपेसिटी, और 60 मीटर क्यूब जो भी बड़ा है उतना वाटर कैपेसिटी हमें प्रोवाइड करना है। ऑर्डिनरी के लिए 60 मिनट रन का वाटर कैपेसिटी होना चाहिए या 150 मीटर क्यूब स्टोरेज होना चाहिए। इसमें से जो भी हायर होगा उसको हमें कंसीडर करना है। हाई एंड स्टोरेज के लिए नॉट लेस देन 120 मिनट का रन टाइम के लिए वाटर स्टोरेज होना चाहिए। अब जनरल रिक्वायरमेंट में हम देखते हैं ट्रंक एंड ब्रांच पाइप की बात जब हम करते हैं तो जो ट्रंक और ब्रांच पाइप है वो सेम साइज का होना चाहिए, और मेन डिस्ट्रीब्यूशन पाइप एट द मेन कंट्रोल वॉल must be at least same size as the main distribution pipe at the main control wall। जो ट्रंक एंड ब्रांच का मेंस का साइज होगा वो सेम होगा जो मेन कंट्रोल वॉल के पास लगा हुआ है। डायरेक्ट कनेक्शन अलाउड है सिर्फ लाइट हजार्ड इंस्टॉलेशन में, और वो भी 50 mm से कम डाया के नॉमिनल बोर्ड वाले पाइप के साथ। ऑर्डिनरी और हाई हजार्ड इंस्टॉलेशन में हमें 32 mm आर्म या ड्रॉप पाइप यूज करना है जब 65 mm से बड़ा पाइप हम यूज कर रहे हैं उसके थ्रू फीड हो रहा है वाटर। रूम इंस्टॉलेशन जैसे ऑफिस रेसिडेंसेस होटल्स उस केस में मिनिमम 32 mm का पाइप हमें रिक्वायर्ड है। स्प्रिंकलर नियर लार्ज पाइप्स इफ फिटेड विद इन 400 mm ऑफ अ पाइप ग्रेटर देन 65 mm, तो डिफ्लेक्टर हाइट जो है वो टेबल 14 को रेफर करेगा। मिनिमम पाइप साइज 25 mm का होना चाहिए किसी भी हजार्ड टाइप में। रेंज पाइप जो है ये 50 mm से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता है। नंबर ऑफ स्प्रिंकलर पर रेंज पाइप जो है मैक्सिमम 6 स्प्रिंकलर या 9, अगर पाइप का जो नॉमिनल बोर है 50 mm है तो उस केस में मैक्सिमम 9 हम इंस्टॉल कर सकते हैं। रेंज पाइप कनेक्शन जो है वो टॉप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पाइप से ही होना चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ कंसील्ड स्पेस की हम बात करते हैं तो प्रोटेक्शन क्राइटेरिया में जो स्पेसेस हैं लेस देन 0.8 मीटर के हाइट के अगर हैं या इक्वल टू, उस केस में स्प्रिंकलर रिक्वायर्ड है। स्पेस कंस्ट्रेंट कंबस्टेबल मटेरियल इस तरह और कंबस्टेबल मटेरियल से अगर बना हुआ है तो उस केस में आपको स्प्रिंकलर रिक्वायर्ड है। एक्सेप्शन में अगर कोई इलेक्ट्रिकल केबल्स जो कि लेस देन 250 वोल्ट का है, सिंगल फेज है और लेस देन 15 इन नंबर्स है तो उस केस में स्प्रिंकलर की जरूरत नहीं है। स्पेसेस अगर 0.8 मीटर से ज्यादा हाइट है तो उस केस में आपको ऑर्डिनरी हैजार्ड वाला रिक्वायरमेंट जो स्प्रिंकलर प्रोटेक्शन का है उसको फॉलो करना है। फीड एंड साइजिंग फॉर कंसील्ड स्पेस स्प्रिंकलर्स जो है लाइट हैजार्ड के लिए सेपरेट पाइप के थ्रू कंसील्ड स्पेस में लगे हुए स्प्रिंकलर को फीड किया जाना चाहिए फ्रॉम द इंस्टॉलेशन वॉल।
ऑर्डिनरी हैजार्ड के केस में जो कंसील्ड स्पेस एवब जो है फेड हो रहा है फ्रॉम द सेम पाइप वर्क एज द रूम, अगर सेम पाइप जो कि रूम और दूसरे जगह के लिए यूज हो रहा है अगर उसी पाइप से फीड हो रहा है तो उस केस में जो डिस्ट्रीब्यूशन पाइप होगा उसका साइज का कंसिडरेशन आपको क्यूमुलेटिवली लेना पड़ेगा। सेपरेट फीड पाइप आर यूज्ड, द कॉमन फीड पाइप मस्ट हैव ए नॉमिनल बोर, 65 mm से ज्यादा का बोर्ड होना चाहिए, डाया होना चाहिए। कंसील्ड स्पेस बिलो वर्किंग स्पेस जो होता है 2 फीट पाइप रिक्वायर्ड है, 1 फॉर कंसील्ड स्पेस स्प्रिंकलर, 1 फॉर वर्किंग स्पेस स्प्रिंकलर। द कॉमन फीड पाइप जो है वो मोर देन 65 mm नॉमिनल बोर का होना चाहिए। कंपोनेंट ऑफ स्प्रिंकलर इंस्टॉलेशन की जब हम बात करते हैं तो पाइपिंग में जनरल रिक्वायरमेंट जो है, पाइपिंग मस्ट विदस्टैंड इंटरनल प्रेशर एंड हाई एक्सटर्नल टेम्परेचर। जिस भी एरिया में आप पाइपिंग इंस्टॉल कर रहे हैं उसको देखना है, उसको कंसीडर करना चाहिए कि इंटरनल प्रेशर और हाई एक्सटर्नल टेम्परेचर को वो विदस्टैंड कर पाए। स्ट्रक्चरली सपोर्टेड होना चाहिए ताकि कोई अर्थक्वेक के केस में वो डैमेज ना हो। वाटर डिस्चार्ज से उसको कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। इंस्टॉलेशन मस्ट नॉट इंटरफेयर विद द वाटर डिस्चार्ज। अंडरग्राउंड पाइपिंग जो है फ्रॉम पंप हाउस टू कंट्रोल वॉल, अंडरग्राउंड में अगर आप पाइप ले कर रहे हैं तो उस केस में आपको मैसनरी कल्वर्ट्स विथ इनकम्बस्टेबल कवर आपको यूज करना है। एक्सेप्टेबल पाइप टाइप्स जो है उसमें कास्ट आयरन डबल फ्लेंज क्लास ए पाइप IS है 7181, 1537, 1536। सेंट्रीफ्यूगली कास्ट अगर स्पन आयरन पाइप्स है तो उस केस में इसके IS डिफरेंट है। रॉड या फिर MS पाइप अगर है चाहे वो गैल्वनाइज हो या नॉन गैल्वनाइज तो उसके लिए IS और ISO दोनों स्टैंडर्ड रेफर किया गया है। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस वेल्डेड पाइप जो होते हैं स्टील पाइप उसके लिए अलग IS है। वेल्डिंग इज रिस्ट्रिक्टेड और रेगुलेटेड बेस्ड ऑन द पाइप टाइप एंड इंस्टॉलेशन। अब उसी को कंटिन्यू करते हैं इस स्लाइड में। जो एबव ग्राउंड पाइपिंग है उसके लिए जो भी पाइप IS 3183 या 1239 या 3589 है को सेटिस्फाई कर रहा है, मार्क्ड है, वही हमें यूज करना है। जो जॉइंट्स हैं वो वेल्ड किए जा सकते हैं, थ्रेड किए जा सकते हैं या फ्लेंज किए जा सकते हैं। गैल्वनाइज्ड पाइप में वेल्डिंग अलाउ नहीं होता है। पाइप जो लगे हुए हैं उसको उसके लिए एक्सक्लूसिवली स्टील सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए जो कि दूसरे यूटिलिटी पाइप के लिए कॉमन ना हो। मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम बिल्डिंग जो है लाइट हैजार्ड के केस में 6 मीटर है, ऑर्डिनरी हैजार्ड के केस में 6 मीटर है और हाई हैजार्ड के केस में 15 मीटर है। इंस्टॉलेशन रिस्ट्रिक्शंस की जब हम बात करते हैं तो पाइप जो है उसको बिल्डिंग के अंदर ले नहीं करना चाहिए, ना ही स्टोरेज एरिया ना ही रेल रोड के अंदर लेड होना चाहिए। अंडरग्राउंड पाइप 1 मीटर एटलीस्ट बिलो ग्राउंड लेवल होना चाहिए। प्रॉपर सपोर्ट थ्रस्ट ब्लॉक रिक्वायर होती है रेगुलर इंटरवल पर, स्पेशली अगर कहीं पे सॉइल की कंडीशन पुअर है। जो पाइप्स हम ले कर रहे हैं ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि पब्लिक रोडवेज और नॉन ओन्ड लैंड के अंडर से ना जा रहा हो। परफॉर्मेंस और टेस्टिंग की जब हम बात करते हैं तो पाइप जो है वो 120 मिनट 150% ऑफ मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर विद स्टैंड करना चाहिए। फ्लैंजेज must be drilled as per Indian standard, sealed with rubber and asbestos। जो वेल्डेड जॉइंट्स हैं वो किसी भी पाइप जो 50 mm से बिलो डाया के हैं उस पर अलाउ नहीं है। एडिशनल गाइडलाइंस में जो स्प्रिंकलर पाइप्स हैं अगर वो किसी अनस्प्रिंकलर्ड एरिया से गुजर रहा है, गुजरना नहीं चाहिए, गुजर रहा नहीं है, गुजरना ही नहीं चाहिए अनलेस अगर कोई इनक्लोज्ड ब्रिक ट्रेंचेज बना हुआ है या रिमूवेबल RCC कवर है तो उस केस में सिर्फ अलाउ है, अदरवाइज इसको अनस्प्रिंकलर्ड एरिया से नहीं गुजरना चाहिए। एवं ग्राउंड पाइप्स जो है मिनिमम स्लोप उसमें 1:500 का होना चाहिए ताकि ड्रेनेज फैसिलिटी प्रॉपर रहे। ड्रेन कॉक जो है वो मस्ट बी
प्रोवाइडेड इन ट्रैप्ड पाइपिंग जैसे कि बेसमेंट इंस्टॉलेशन। स्प्रिंकलर पाइप्स एम्बेडेड नहीं होना चाहिए कंक्रीट फ्लोर और सीलिंग के अंदर। वेट पाइप जितने भी वेट पाइप सिस्टम है उसमें एक एयर वेंट की जरूरत होती है हाईएस्ट पॉइंट पे, ताकि कोई अगर एयर ट्रैप्ड होता है, जो एयर रिलीज वाल्व की हम बात करते हैं, तो वो वहां पे होना चाहिए ताकि ट्रैप्ड एयर को निकाला जा सके। अब हम बात करेंगे फिटिंग्स की। जो अंडरग्राउंड फिटिंग्स होंगे वो कास्ट आयरन हैवी ग्रेड IS 1538 का होगा। एबव ग्राउंड फिटिंग्स जो होगा वो हैवी ग्रेड रॉड या MS स्टील IS 1239 पार्ट 2 और मेलिएबल आयरन IS 1879 का होगा। ऑल फिटिंग्स जो है वो विदस्टैंड करना चाहिए 120 मिनट तक 150% ऑफ जो मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर है उसका। वेल्डेड फिटिंग्स जो है वो अलाउ है, लेकिन सर्टेन जो वेल्डिंग प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाना चाहिए। जो वेल्डेड पार्ट है उसको गैल्वनाइज या फिर कोटेड किया जाना चाहिए ताकि उसको प्रोटेक्ट किया जा सके अगेंस्ट केमिकल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कोरोजन से। जो वेल्डेड जॉइंट्स हैं वो अलाउ नहीं है फॉर फिटिंग्स बिलो 50 mm डायमीटर्स के जितने भी पाइप्स हैं उस पे वेल्डेड जॉइंट्स अलाउ नहीं है। जब हम पाइप्स एंड फिटिंग्स के ज्वाइनिंग की बात करते हैं तो उसमें थ्रेडेड पाइप्स एंड फिटिंग्स पहले देखते हैं। तो उसमें थ्रेड्स जो है मस्ट कंप्लाई, जो भी रिलेवेंट इंडियन स्टैंडर्ड है थ्रेड उसको फॉलो करेगा। और स्टील पाइप्स जो हैं वो अगर 200 mm से ज़्यादा है तो उस केस में मिनिमम शेड्यूल 200 mm से अगर ज़्यादा डाई के हैं तो उस केस में मिनिमम शेड्यूल 30 थिकनेस रिक्वायर्ड है। और अगर लेस देन 200 mm है तो उस केस में मिनिमम शेड्यूल जो 40 थिकनेस है वो रिक्वायर्ड है। सिर्फ थ्रेडेड फिटिंग्स ही अलाउड है इन सब पाइपों पे। जॉइंट कंपाउंड और टेप जो है अप्लाई किया जाना चाहिए सिर्फ मेल थ्रेड्स पे। जो वेल्डेड पाइप्स एंड फिटिंग्स है स्प्रिंकलर सिस्टम के पाइप्स वो सॉफ्ट वेल्डेड होने चाहिए अनलेस फील्ड में जो वेल्डिंग है वो परमिटेड है किसी भी अथॉरिटीज के द्वारा, किसी ने उसको रिव्यू किया हुआ है। वेल्डिंग का प्रोसीजर जो है, जो अप्रूव प्रोसीजर है उसको फॉलो करना चाहिए। वेल्डिंग में अंडर सुपरविजन ऑफ क्वालिफाइड वेल्डर्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो रिकॉर्ड मेंटेन करना है उसमें वर्क प्रोग्रेस, डिफेक्ट्स, रीवर्क्स एंड क्लियरेंस का रिकॉर्ड मेंटेन करना है। रेडियोग्राफी टेस्ट रिजल्ट्स साइंड बाय प्रोटोकॉल्स। ग्रूव्ड ज्वाइनिंग मेथड्स जो है उसमें पाइप जॉइंट्स विथ ग्रूव्ड कपलिंग जो यूज होगा वो अप्रूव्ड कपलिंग, गैस्केट्स और ग्रूव डायमेंशन ही होगा। जो ग्रुप कनेक्शंस हैं उसमें फिटिंग्स, वॉल्व्स एंड पाइप ग्रुप्स की जब हम बात करते हैं तो उसके जो डायमेंशंस होंगे वो कॉम्पेटेबल होना चाहिए कपलिंग के साथ। जब हम रेंज पाइप और सपोर्ट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो इसमें एटलीस्ट 1 सपोर्ट रिक्वायर्ड है। ईच पाइप रन में जो कनेक्टिंग एडजेसेंट जो स्प्रिंकलर को कनेक्ट कर रहा है, ईच पाइप रन में एटलीस्ट 1 सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। जो पाइप रन कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन पाइप एंड फर्स्ट स्प्रिंकलर को जो कनेक्ट कर रहा है उस रेंज पाइप पे आपको एटलीस्ट 1 सपोर्ट चाहिए। जो सपोर्ट होगा वो विद इन 150 mm ऑफ एनी स्प्रिंकलर सेंट्रल एक्सिस नहीं होगा। 150 mm के नज़दीक जो स्प्रिंकलर है उससे दूर ही होगा जो फर्स्ट सपोर्ट होगा। फर्स्ट सपोर्ट जो रेंज पाइप पे होगा मैक्सिमम 2 मीटर डिस्ट्रीब्यूशन पाइप से होगा। लास्ट सपोर्ट जो रेंज पाइप पे होगा मैक्सिमम 1.5 मीटर जो पाइप का एंड है उससे। और अगर हॉरिजेंटल आर्म पाइप है जो 450 mm से ज़्यादा बड़ा है तो उस केस में जो सपोर्ट होगा वो आर्म पाइप के एंड पे होगा। अगर कोई ड्रॉप या फिर राइज पाइप एक्सीड कर रहा है 600 mm लेंथ को तो उस केस में जो सपोर्ट होगा शुड बी एट द ड्रॉप राइज पाइप एंड में ही दिया जाएगा। जो मेन पाइपिंग सपोर्ट है उस केस में आउटगोइंग मेंस जो है इंस्टॉलेशन कंट्रोल वॉल्व जो सिस्टम का है वहां से जो आउटगोइंग मेंस निकल रहा है वो सपोर्टेड होना चाहिए। एवरी 3.5 मीटर पे आपको सपोर्ट प्रोवाइड करना है। जो मिनिमम सपोर्ट थिकनेस होगा, जितने भी पाइप सपोर्ट के कंपोनेंट है वो एटलीस्ट 3 mm थिक होना चाहिए।
टेबल 27 में आप देखेंगे स्पेसिंग ऑफ पाइप सपोर्ट की बात की गई है। 25 mm के डाया वाला अगर स्टील की पाइप है तो उसके में 3.6 मीटर पे सपोर्ट, और इसी तरह से जो फर्दर रिक्वायरमेंट है इस टेबल में मेंशन किया गया है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द फायर एंड मैकेनिकल डैमेज की अगर हम बात करते हैं तो प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज जो है, जितने भी पाइप हैं उसको इस तरह से इंस्टॉल किया जाना चाहिए ताकि उसमें कोई मैकेनिकल डैमेज अकर ना हो। स्पेशल प्रिकॉशंस हमें अपनाना चाहिए। लो हेडरूम, इंटरमीडिएट लेवल्स और अदर हाई रिस्क लोकेशन जो है उस एरिया में। पाइप्स पासिंग थ्रू नॉन स्प्रिंकलर्ड बिल्डिंग, अगर कोई स्प्रिंकलर का पाइप नॉन स्प्रिंकलर कवर्ड बिल्डिंग से निकल रहा है तो उस ऐसे केस को हमें अनअवॉइड करना चाहिए, और हमेशा इस तरह के पाइप को ग्राउंड लेवल पे ही इंस्टॉल करना चाहिए। इसको इंक्लोज करना चाहिए ताकि कोई भी मैकेनिकल डैमेज उसमें ना हो। इंक्लोजर जो होगा वो अप्रोप्रिएट फायर रेसिस्टेंस का होगा। जो पेंटिंग की हम बात करते हैं तो नॉन गैल्वनाइज्ड फेरस पाइप्स को पेंट किया जाना चाहिए। गैल्वनाइज्ड पाइप्स जो है वो भी पेंटेड होना चाहिए जहां पे कोटिंग डैमेज है, सच एज इन एरिया अफेक्टेड बाय थ्रेडिंग। अब हम बात करते हैं सीपीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स की। तो अप्रूव्ड सीपीवीसी पाइप्स जो है वो इंडियन स्टैंडर्ड 16088 को मीट करना चाहिए, या 16534 जो है फिटिंग्स जो है इसको मीट करना चाहिए, और इस पे आईएसआई मार्क्स जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। जो एप्लीकेशन परमिटेड है सीपीवीसी पाइप्स के यूज का, वो लाइट हजार्ड ऑक्यूपेंसी में अगर नॉन इंडस्ट्रियल है और लेस देन 126 मीटर एरिया है विथ आरसीसी या मैसनरी वॉल्स, और जितने भी ओपनिंग्स हैं वो प्रोटेक्टेड हैं, तो उस केस में सीपीवीसी पाइप्स परमिटेड है। स्मॉल ऑर्डिनरी हजार्ड्स का पोर्शन अगर 37 स्क्वायर मीटर से कम का है और कोई इंसिडेंटल टाइप का है और लाइट हजार्ड है तो उस केस में एप्लीकेशन इसका परमिटेड है। वेट पाइप फुल्ली कैलकुलेटेड एंड क्विक रिस्पॉन्स स्प्रिंकलर सिस्टम इंस्टॉलेशन के लिए अप्लीकेबल है। सीलिंग वॉइड्स विदाउट स्प्रिंकलर प्रोटेक्शन अगर है तो उस केस में भी परमिटेड है। कहाँ कहाँ अलाउड नहीं है, स्पेस यूज एज ए वेंटिलेशन प्लेनम के कब वाला जो स्पेस होता है उसमें सीपीवीसी पाइप्स अलाउड नहीं है। कंबस्टेबल कंसील्ड स्पेसेस अगर हैं तो उसमें भी अलाउड नहीं है। एरिया जहाँ पे टेम्परेचर मोर देन 65 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है वहाँ पे भी अलाउ नहीं है। सिस्मिक जोन्स का अगर कोई अप्रूवल नहीं है तो उस केस में भी हम वहाँ पे सीपीवीसी पाइप्स यूज नहीं कर सकते। अपराइट स्प्रिंकलर इंस्टॉलेशन में भी सीपीवीसी पाइप्स का यूज अलाउ नहीं है। अदर रिक्वायरमेंट्स में जो मैक्सिमम सिस्टम प्रेशर है वो लेस देन 12 बार्स होना चाहिए। इंस्टॉल्ड बिलो स्मूथ फिक्स सीलिंग नोट फॉल सीलिंग, फॉल सीलिंग के नीचे नहीं आएगा, स्मूथ और फिक्स सीलिंग के नीचे ही लगेगा ये। क्विक रिस्पॉन्स स्प्रिंकलर 200 mm पेंडेंट विद इन 200 mm पेंडेंट और 150 mm साइड वॉल ऑफ सीलिंग्स। जो ऑब्स्ट्रक्शन फ्री जोन्स है जैसे सीपीवीसी पाइप्स का हम यूज नहीं कर सकते, जहां पे भी ऑब्जेक्ट्स हिंडर स्प्रिंकलर डिस्चार्ज को हैंडल कर रहा है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है उसके नियर बाय, तो उस केस में हम नहीं यूज कर सकते। प्रोटेक्टिव मेजर्स हमें अपनाना चाहिए, चाहे वो जिप्सम बोर्ड, प्लाईवुड और सीलिंग पैनल्स रिक्वायर्ड इन कंसील्ड स्पेसेस। सॉल्वेंट, सीमेंट जॉइंट्स, थर्मल एक्सपेंशन और सपोर्ट जो है वो सर्टेन अप्रूवल और मैन्युफैक्चरर गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। अब हम बात करते हैं फ्लेक्सिबल ड्रॉप पाइप्स फॉर स्प्रिंकलर्स। जैसा आपने देखा होगा कि बहुत जगह आजकल फ्लेक्सिबल ड्रॉप पाइप हम यूज करते हैं, तो इसकी रिक्वायरमेंट के बारे में कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल है तो ये जानना बहुत ही जरूरी है। जहां पे अब सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि कब हम फ्लेक्सिबल ड्रॉप पाइप को यूज कर सकते हैं। तो सिर्फ स्पेसिफिक सिचुएशन में ही हमें फ्लेक्सिबल ड्रॉप पाइप यूज करना चाहिए। ये एकदम ऑटोमेटिक चॉइस नहीं होना चाहिए कि चलो हम इसका ही यूज कर लेते हैं। अगर कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो उस केस में हमें इसको यूज करना चाहिए। रिलेटिव मूवमेंट उस एरिया में नहीं हो जिससे कि स्प्रिंकलर हिलेगा, उस पाइप का सेक्शन जो है वो हिलेगा, जैसे कि एक्सपेंशन जॉइंट वाले एरिया में, वहां पे आप फ्लेक्सिबल ड्रॉप पाइप्स का यूज कर सकते हैं।
इन अर्थक्वेक प्रोन रीजन्स में आप वहाँ पे फ्लेक्सिबल ड्रॉप पाइप्स का यूज कर सकते हैं। कमर्शियल सस्पेंडेड सीलिंग के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। जो गैप होगा बिटवीन सीलिंग एंड फॉल सीलिंग अगर लेस देन 500 mm है। अलाइनमेंट इशू जहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे आपको रिजिड पाइप का इंस्टॉलेशन पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में आप फ्लेक्सिबल ड्रॉप पाइप का यूज कर सकते हैं। जो मटेरियल परफॉर्मेंस और स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें तो सर्टेन जो रिक्वायरमेंट है उसको ये कंप्लाई करना चाहिए। टेम्परेचर रेटिंग इसका अप टू 150 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर 12 बार, टेस्ट प्रेशर 40 बार और 4 इंटू वर्किंग प्रेशर जो भी है उतना होना चाहिए। मटेरियल एक कंटिन्यूअस प्रेशर रिटेनिंग इनर ट्यूब मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील और नॉन फेरस मटेरियल का बना हुआ रहता है। बेंड रेडियस जो होते हैं इसके मिनिमम 200 mm का। नो बेंड्स अलाउड विदिन 250 mm ऑफ द पाइप एंड्स। जो लास्ट पाइप का जो एंड है वहां पे 250 mm में कोई भी बेंड एक्सेप्टेबल नहीं है। मैक्सिमम 3 बेंड्स पर पाइप हम यूज कर सकते हैं। लेंथ ऑफ द पाइप जो है मैक्सिमम 1.2 मीटर का रहेगा, इंक्लूडिंग कनेक्शंस, ताकि कोई उसमें किंकिंग या अनडिजायर्ड मूवमेंट ना हो। जब हम फ्लेक्सिबल ड्रॉप पाइप फॉर स्प्रिंकलर्स जो है उसकी की रिक्वायरमेंट्स की अगर बात करते हैं तो इसके असेंबली में फ्लेक्सिबल होज, इनलेट फिटिंग्स और आउटलेट फिटिंग्स होते हैं और ये मैन्युफैक्चरर अप्रूव्ड एंकरिंग डिवाइस के साथ ही इसको इंस्टॉल किया जाता है। फॉल सीलिंग का जो फ्रेमवर्क होता है उसमें सपोर्ट प्रोवाइड हमें नहीं करना चाहिए, नहीं कर सकते। जो इसकी पोजिशनिंग होती है वो कभी भी फुल्ली एक्सटेंडेड फॉर्म में नहीं होना चाहिए और इसका जो अलाइनमेंट एडजस्टमेंट है वो कंसील्ड स्पेस में नॉट मोर देन 800 mm हो सकता है। स्ट्रक्चरल इंटीग्रेशन के लिए मस्ट नॉट बी एम्बेडेड, कंक्रीट के अंदर नहीं जाना चाहिए, ना ही बिल्डिंग मटेरियल के अंदर रहना चाहिए। क्वालिटी एंड सर्टिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो मस्ट बी अप्रूव्ड बाय रिलेवेंट एजेंसी होना चाहिए और इस अप्रूवल में माउंटिंग ब्रैकेट और फिटिंग सिस्टम ये सब कुछ इंक्लूड होना चाहिए। जो एंड कनेक्शन होता है इसको हम इंटरकनेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके होज की लेंथ को बढ़ाने के लिए जो इसके यूजेस के रेस्ट्रिक्शंस है उसमें ये सिर्फ वेट पाइप और फुल्ली कैलकुलेटेड सिस्टम के लिए ही अलाउड है। जितने भी फ्लेक्सिबल ड्रॉप हैं उसको मस्ट कनेक्ट अ सिंगल स्प्रिंकलर टू ए डिस्ट्रीब्यूशन पाइप जो लेस देन 1.2 मीटर के लेंथ में होगा। सिर्फ सिंगल स्प्रिंकलर के लिए एक फ्लेक्सिबल ड्रॉप पाइप का यूज करते हैं। ओनली परमिटेड फॉर पेंडेंट टाइप स्प्रे स्प्रिंकलर और इसका इंस्टॉलेशन हमेशा एक्सेसिबल लोकेशन पे होना चाहिए ताकि इसका इजी इंस्पेक्शन किया जा सके। जो हम हाइड्रोलिक कैलकुलेशन की बात करते हैं, जो भी फ्रिक्शनल लॉस होगा फ्लेक्सिबल ड्रॉप पाइप्स की वजह से उसको सिस्टम डिजाइन के दौरान उसको कंसीडर करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कुछ रेस्ट्रिक्शंस की। जैसे रेस्ट्रिक्शंस में ये जनरल यूज के लिए नहीं है, ऑल्टरनेटिव ये आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि चलो रिजिड पाइप के बदले इसी को लगा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जनरल यूज के लिए नहीं होता है। बिल्डिंग मटेरियल में इसको एम्बेड हम नहीं कर सकते हैं। अपराइट स्प्रिंकलर के साथ फ्लेक्सिबल ड्रॉप्स नहीं यूज होते हैं। इसकी लेंथ 1.2 मीटर से ज़्यादा नहीं हो सकता है। फुल्ली स्ट्रेस्ड फॉर्म में इसका हम यूज नहीं कर सकते हैं या फिर एक्सेसिव मिस अलाइनमेंट करके हम इसको डैमेज के चांसेस बढ़ाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल जो हैं यहाँ पे पिक्चर्स दिए गए हैं, ये कोड में भी है। जो एक्सेप्टेबल है आप देख पा रहे हैं कि इस तरह के बैंड एक्सेप्टेबल है, इस तरह के बैंड एक्सेप्टेबल हैं और अनएक्सेप्टेबल में इस तरह के जो बैंड होते हैं जो एस फॉर्म कर रहा है वो एक्सेप्टेबल नहीं है और इस तरह का जो बैंड है ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अब फर्दर हम बात करने वाले हैं इंस्टॉलेशन, सिलेक्शन एंड स्पेयर्स की। टेम्परेचर रेटिंग एंड कलर कोडिंग की जब हम बात करते हैं तो टेबल 3 में दिया गया है, जहां पे आप देखेंगे कि डिफरेंट टेम्परेचर रेटिंग कलर जो उसके योक आर्म या फिर ऑपरेटिंग एलिमेंट, टेम्परेचर रेटिंग, कलर ऑफ बल्ब, ये सब मेंशन किया हुआ है जो मैक्सिमम आप लोग जानते हैं। जैसे कि ऑरेंज 57 डिग्री टेम्परेचर रेटिंग के लिए है, रेड 68 डिग्री, येलो 79, ग्रीन 93 एंड सो ऑन। जब हम टेम्परेचर रेटिंग स्प्रिंकलर सिलेक्शन की बात करते हैं कि किस तरह के टेम्परेचर रेटिंग वाला स्प्रिंकलर हमें सेलेक्ट करना चाहिए, तो जो जनरल रिक्वायरमेंट है, जो स्प्रिंकलर्स मस्ट हैव ए टेम्परेचर रेटिंग एटलीस्ट 30 डिग्री सेंटीग्रेड हाइयर देन द हाईएस्ट एक्सपेक्टेड सीलिंग टेम्परेचर एट द इंस्टॉलेशन साइट।
जिस भी एरिया में हम स्प्रिंकलर इंस्टॉल कर रहे हैं, जब हमें टेम्परेचर रेटिंग डिसाइड करना है तो उस केस में हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस उस सीलिंग पे मैक्सिमम टेम्परेचर जो है उससे 30 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस करके हमें टेम्परेचर रेटिंग स्प्रिंकलर का सेलेक्ट करना चाहिए। हाई हजार्ड इंस्टॉलेशन, जहाँ की पाइल्ड स्टोरेज की हम बात करते हैं, रूफ और सीलिंग स्प्रिंकलर जिसमें ESFR स्प्रिंकलर जो है वो एक्सक्लूडेड है, should typically have a temperature rating of 141 डिग्री सेंटीग्रेड, जो हाई रिस्क एरिया में हम इसको यूज करते हैं हाई हजार्ड इंस्टॉलेशन में। किचन डक्ट में भी इसका यूज किया जाता है अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज। ग्लेज्ड रूफ और पीवीसी प्लास्टिक रूफिंग अगर है और टेम्परेचर रेटिंग शुड बी आइदर 79 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 141 डिग्री सेंटीग्रेड, जहाँ पे हाई पाइल्ड स्टोरेज है। नियर हॉट सरफेस जब हम बात करते हैं तो स्प्रिंकलर 3 मीटर ओवन और हॉट सरफेस वेंट्स शुड मैच द टेम्परेचर रेटिंग ऑफ द ओवन हुड स्प्रिंकलर और बी एट 141 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज लोअर। तो 3 मीटर के अंडर में जितने भी स्प्रिंकलर होंगे वो ओवन या फिर जो हॉट प्रोसेस है उसका जो वेंट है उसके टेम्परेचर को मैच करना चाहिए। जो स्प्रिंकलर है वो मस्ट बी प्लेस्ड 750 to 2000 mm हॉट सरफेस या हॉट सरफेस से दूर होना चाहिए। ये डिपेंड करता है एम्बिएंट टेम्परेचर पे। जो मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्प्रिंकलर, जैसे अगर आप डिफरेंट टाइप के स्प्रिंकलर को मैच नहीं कर सकते हैं, उसको मिक्स नहीं कर सकते हैं, मिक्स करना एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर मिक्स करना है तो उसके लिए आप मतलब लास्ट ऑप्शन ही अगर है तो उस केस में आप कभी कभी रेयर इसको कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन एक बार रिव्यू करना बहुत जरूरी होता है। स्प्रिंकलर सेंसिटिविटी रेटिंग की जब हम बात करते हैं तो ये टेबल 4 में दिया गया है और टेबल 4 में आप देख पा रहे हैं कि कन्वेंशनल स्प्रे एंड डोज जिसका के फैक्टर 160 से नीचे है उसके इसमें स्टैंडर्ड और फास्ट रिस्पॉन्स। सीलिंग और फ्लश साइड वॉल अपराइट और चाहे पेंडेंट उसमें फास्ट, ESFR लार्ज ड्रॉप या एक्सटेंडेड कवरेज में फास्ट और रिसेस्ड कंसील टाइप के इंक्लूडिंग साइड वॉल टाइप्स इसमें अनरेटेड स्प्रिंकलर हेड्स हम कंसीडर कर सकते हैं। प्रोटेक्शन मेजर्स फॉर स्प्रिंकलर्स जो होते हैं मेटल गार्ड्स, जहाँ पे एक्सीडेंटल डैमेज जैसे कि सीलिंग और फ्लश टाइप्स में एक्सेप्ट इसके मतलब सीलिंग और फ्लश टाइप्स में इसका यूज नहीं करना है। मस्ट बी प्रोटेक्टेड विद सर्टिफाइड मेटल गार्ड्स आता है जिससे कि आप उसको फिजिकल डैमेज से एक्सीडेंटल डैमेज से बचा सकते हैं। स्पेशली इसका यूज स्टोरेज रैक में होता है जो वाटर सील्ड होता है। स्प्रिंकलर रैक्स अंडर परफोरेटेड सेल्स, ये स्टोरेज वाला जो स्प्रिंकलर होता है उसकी बात किया गया है। स्टोरेज रैक में जब हम स्प्रिंकलर प्रोवाइड करते हैं, सेल्फ प्लेटफॉर्म जहाँ पे स्प्रिंकलर्स जो है वो वेट हो सकते हैं ऊपर वाले स्प्रिंकलर से, उस केस में मेटल वाटर सील्ड हम प्रोवाइड कर सकते हैं और वो भी सर्टिफाइड होना चाहिए उस स्पेसिफिक स्प्रिंकलर के यूज के लिए। और इस तरह के सील्ड कभी भी स्प्रिंकलर्स के डिस्चार्ज पैटर्न को ऑब्स्ट्रक्ट ना करे। जो स्प्रिंकलर रोसेट होता है वो कंसील्ड स्प्रिंकलर के साथ रोसेट लगाया जाता है जो मेटल और थर्मोसेट प्लास्टिक का होता है और उसी स्प्रिंकलर के लिए सूटेबल होता है। जो कवर प्लेट होता है उसको कभी भी पेंट नहीं करना चाहिए, ना ही कोट करना चाहिए until unless उसका ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर आपको वो करके दे रहा है। जो कोरोशन रेसिस्टेंस की हम बात करते हैं तो स्प्रिंकलर ऐसे एरिया में अगर इंस्टॉल है जहाँ पे कोरोसिव वेपर्स कोरोशन रेसिस्टेंट कोटिंग सुटेबल होता है स्प्रिंकलर सर्विस के लिए। पेट्रोलियम जेली का हम यूज कर सकते हैं लेकिन फ्यूजिबल लिंक्स या ग्लास बल्ब पे वो अप्लाई नहीं होना चाहिए। प्रॉपर टूल्स की जब हम बात करते हैं तो स्प्रिंकलर शुड बी इंस्टॉल्ड यूजिंग स्पैनर्स का ही यूज करना चाहिए। हमें स्पैनर्स रेंचेस का यूज करना चाहिए जो भी मैन्युफैक्चरर ने रिकमेंड किया है। जब हम स्पेयर स्प्रिंकलर की बात करते हैं कि कितने स्प्रिंकलर हमें स्टोर करना चाहिए तो उस केस में आप देखेंगे कि यहाँ पे हजार्ड क्लास है, लाइट, ऑर्डिनरी, हाई एंड स्टोरेज और ऑल स्टेट कैपिटल्स एंड विद इन 200 किलोमीटर देयर ऑफ। जो स्टेट का कैपिटल है उसके अगर 200 किलोमीटर के रेडियस में है तो उस केस में आपका स्टोरेज जो स्पेयर स्प्रिंकलर की अवेलेबिलिटी डिफरेंट है और अदर लोकेशन के लिए ये डिफरेंट है। अदर लोकेशन के लिए
वो नंबर बढ़ जाता है। जैसे लाइट में 5 स्प्रिंकलर चाहिए आपको अगर आप स्टेट कैपिटल्स और विद इन 200 किलोमीटर के रेडियस में है। अदर लोकेशन के लिए 15 और फर्दर ऑर्डिनरी के लिए 15 और 25, हाई एंड स्टोरेज के लिए 30 और 50 की रिक्वायरमेंट होती है। जब हम वाटर कर्टेन स्प्रिंकलर की बात करते हैं तो इसका जो डिस्चार्ज है इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए कि इसका डिस्चार्ज एटलीस्ट 35 लीटर पर मिनट पर लीनियर मीटर ऑफ द प्रोटेक्टेड ओपनिंग होना चाहिए। ये जो स्प्रिंकलर है, जो वाटर कर्टेन का स्प्रिंकलर का जो डिस्चार्ज होगा वो 55 टू 80 एलपीएम का होगा और ये 1.4 बार प्रेशर पे इतना डिस्चार्ज रिक्वायर्ड है। और जो नोजल स्पेसिंग होती है उसमें वो 2.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होगा। जो वाटर सप्लाई नीडेड है कर्टेन स्प्रिंकलर के लिए वो आपके मेन जो फायर फाइटिंग सिस्टम है उससे अलग होना चाहिए, उसको ऐड किया जाना चाहिए। आपके जो भी रिक्वायरमेंट है पहले से उसमें प्लस करना पड़ेगा। अगर आप वाटर कर्टेन लगा रहे हैं तो वाटर कर्टेन के वाटर स्टोरेज जो होगा या तो उसमें एडेड होगा या फिर दूसरा आपको स्टोरेज बनाना पड़ेगा। वाटर कर्टेन स्प्रिंकलर्स जो है उसमें ओपन टाइप के नोजल यूज होते हैं और अनरेस्ट्रिक्टेड इन लोकेशन और प्रोवाइडिंग अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेटिंग इफेक्ट। नंबर ऑफ स्प्रिंकलर जितना चाहिए वो कैलकुलेट किया जा सकता है वॉल के लेंथ पे। फॉर एग्जांपल अगर 20 मीटर का वॉल रिक्वायर्ड है हमें 700 एलपीएम, मतलब 20 इंटू 30 एलपीएम को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो 700 एलपीएम। तो इस केस में आप देखेंगे कि 12 स्प्रिंकलर डिस्चार्ज जो है 60 टू 80 एलपीएम ईच वुड बी स्पेस्ड अप्रोक्सीमेटली 1.7 मीटर अपार्ट। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए आप इंडियन स्टैंडर्ड 15325 2020 जो डिजाइन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ फिक्स्ड ऑटोमेटिक हाई एंड मीडियम वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम के बारे में बात करता है उसको भी रेफर कर सकते हैं। एक्सपोजर प्रोटेक्शन की जब हम बात करते हैं इसमें की पॉइंट्स जो है, एक तो पाइपिंग डिजाइन है। जो पाइप डिलीवर्स कर रहा है वो एटलीस्ट 0.5 बार प्रेशर पे ऑल स्प्रिंकलर को वो प्रेशर अचीव होना चाहिए जब सारे स्प्रिंकलर एक साथ ऑपरेट हो रहे हैं। जो कॉलम प्रोटेक्शन है जब हम उसकी प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो स्प्रिंकलर शुड आल्सो प्रोवाइड 0.5 बार प्रेशर टू एक्सपोज लोड बियरिंग कॉलम्स फ्रॉम डायगोनली अपोजिट साइड्स। वाटर सप्लाई की जब हम बात करते हैं, जो एक्सपोजर प्रोटेक्शन के लिए स्प्रिंकलर आपने यूज किया है उसका मेन सिस्टम में, ये फायर फाइटिंग सिस्टम में आपका जो मेन टेबल 7 वाला स्टोरेज है उसके अलावा आपको ऐड करना पड़ेगा। सिंगल लाइन स्प्रिंकलर कवरेज, वन लाइन ऑफ स्प्रिंकलर कैन प्रोटेक्ट 2 स्टोरी। अगर सिंगल पाइप लाइन आप यूज कर रहे हैं एक्सपोजर प्रोटेक्शन वाले स्प्रिंकलर के लिए तो उस केस में जो आपका वो पाइप होगा, जो सिंगल पाइप होगा, मैक्सिमम 2 फ्लोर एरिया कवर कर सकता है, 2 स्टोरी को कवर कर सकता है। और अगर उसका विंडो वर्टिकली अलाइंड है, प्रोवाइडेड दी आर्किटेक्चर अलाउ वाटर रन डाउन, अगर पानी गिरने से उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिसेस्ट और प्रोजेक्टेड फीचर्स जो हैं फॉर रिसेस और प्रोजेक्शन, अगर 25 मीटर डीप है ईच विंडो ऑन ईच लेवल तो उसके लिए सेपरेट स्प्रिंकलर की जरूरत है। ग्लास वॉल प्रोटेक्शन के लिए स्प्रिंकलर प्लेस किया जाता है 150 टू 300 mm जो ग्लास वॉल है उससे, और विद इन 150 mm फ्रॉम टॉप से 150 mm का गैप, और स्प्रिंकलर से ग्लास वॉल से 150 टू 300 का गैप। और जो मैक्सिमम स्पेसिंग होती है 2.4 मीटर की होती है। जब हम विंडो स्प्रिंकलर इस प्रोटेक्शन की बात करते हैं जो जितने भी लिस्टेड स्प्रिंकलर हैं वो प्लेस किए जा सकते हैं। जो 50 mm है ऑफ द टॉप ऑफ द विंडो सैश जो है वहां पे। स्प्रिंकलर जब हम डक्ट में बात करते हैं तो जितने भी स्प्रिंकलर डिजाइन होते हैं तो वो उसमें आपको इंश्योर करना है कि उसका जो डिस्चार्ज प्रेशर होगा एटलीस्ट 0.5 बार का होगा हर एक स्प्रिंकलर पे। अगर सब एक साथ ऑपरेट हो रहे हैं, जितने भी स्प्रिंकलर्स हैं रिटर्न एयर डक्ट में और प्लेनम में रिक्वायर्ड है लेकिन सप्लाई एयर डक्ट में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कुछ बिल्डिंग्स लाइक रेसिडेंशियल होटल्स जो हैं उसकी इसमें जो स्प्रिंकलर इंस्टॉलेशन होता है उसको सेवरल रूम के बेसिस पे, ऑक्यूपेंसी को सेवरल पार्ट में डिवाइड किया जाता है रूम के बेसिस पे। जैसे आप देखेंगे कि जितने भी रूम इनक्लोजर्स हैं
अगर उनकी वॉल की रेटिंग 30 मिनट फायर रेसिस्टेंस की है एक्सेप्ट एक्सटर्नल वॉल्स, उसकी रेटिंग 60 मिनट की होनी चाहिए। जो फायर डोर्स होते हैं उसकी डोर ओपनिंग अगर प्रोटेक्टेड है तो फायर डोर्स की रेटिंग 30 मिनट। कॉरिडोर ओपनिंग्स व्हेन ऑल रूम, जब सब हर एक रूम कॉरिडोर में ओपन हो रहा है तो डिजाइन एरिया ऑफ द रूम जो होगा वो हाईएस्ट डिमांड मच इंक्लूड एटलीस्ट 2 स्प्रिंकलर फ्रॉम द कॉरिडोर फॉर लाइट हैजार्ड और 5 स्प्रिंकलर फॉर ऑर्डिनरी हैजार्ड एरिया। सर्विस सूट्स की जब हम बात करते हैं तो जो बिल्डिंग में सर्विस सूट्स है इसका जो डिजाइन और एरिया होगा वो आपको एटलीस्ट 3 स्प्रिंकलर का होना चाहिए और इज डिस्चार्जिंग 55 टू 80 लीटर पर मिनट। जो होटल रूम्स एंड अपार्टमेंट्स होते हैं चाहे वो होटल गेस्ट रूम की तरह यूज हो या एडजॉइनिंग कॉरिडोर्स अपार्टमेंट्स, इसमें क्विक रिस्पॉन्स और रेसिडेंशियल टाइप के ही स्प्रिंकलर हम लगा सकते हैं। जो विंडो स्प्रिंकलर होते हैं, विंडो स्प्रिंकलर आप इंटीरियर प्रोटेक्शन ऑफ विंडो या फिर ग्लेजिंग के प्रोटेक्शन, चाहे वो स्प्रिंकलर या नॉन स्प्रिंकलर बिल्डिंग में इसका यूज किया जाता है, मेनली एक्सपोजर प्रोटेक्शन के लिए, मतलब बाहर से फायर आपके बिल्डिंग को हार्म ना करे। तो दीज शुड बी इंस्टॉल फॉलोइंग द मैन्युफैक्चरर्स जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग इसको इंस्टॉल करना चाहिए। की रिक्वायरमेंट्स जो है, विंडो स्प्रिंकलर मैक्सिमम एरिया जो कवर कर सकता है कैन कवर जो मोर देन 20 स्क्वायर मीटर, मतलब मिनिमम 20 स्क्वायर पर मीटर है हर एक विंडो पर लेवल पे। जो स्टार्टिंग प्रेशर होता है वो 2 स्क्वायर मीटर ऑफ विंडो एरिया पे कैलकुलेट किया जाता है। मैक्सिमम स्पेसिंग जो होता है विंडो स्प्रिंकलर का वो 2.4 मीटर से एक्सीड नहीं होना चाहिए। अगर विंडो की हाइट 1.5 मीटर वाइड है तो स्प्रिंकलर जिसका के फैक्टर 40 है उसको प्लेस किया जाना चाहिए विद इन 200 mm फ्रॉम दी विंडो। जो विंडो स्प्रिंकलर है, विंडो बिटवीन अगर 1.5 मीटर से 1.5 मीटर से 3 मीटर वाइड अगर विंडो है तो उसके केस में आपको 2 स्प्रिंकलर और उसका के फैक्टर लेस देन 40 इंस्टॉल किया जाना चाहिए और वो 250 mm विंडो से दूर होना चाहिए। दोस्तों इस कोड के नीचे में आप देखेंगे जो लास्ट है उसमें एनेक्सर्स भी दिए गए हैं। एनेक्सर ए जो है वो लिस्ट ऑफ रेफर्ड इंडियन स्टैंडर्ड है। एनेक्सर बी जो है स्पेशल गाइडलाइंस फॉर हाई राइज बिल्डिंग्स है। एनेक्सर सी में गाइडलाइंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ स्टोरेज एरिया है, उसमें ESFR स्प्रिंकलर इंस्टॉलेशन। एनेक्सर डी जो है उसमें प्री एक्शन स्प्रिंकलर सिस्टम की बात की गई है। एनेक्सर ई में स्प्रिंकलर प्रोटेक्शन फॉर कोल्ड स्टोरेज ऑक्यूपेंसी है और एनेक्सर एफ में जोनिंग ऑफ स्प्रिंकलर इंस्टॉलेशन है। एनेक्सर जी जो है स्प्रिंकलर इंस्टॉलेशन और सुपरविजन की बात करता है। तो आज हमने इंडियन स्टैंडर्ड 15105 2021 को कवर किया है। कुछ चीजें इसमें, कुछ पार्ट ऐसे हैं जिसको हम कवर नहीं कर पाए, जिसको फर्दर किसी वीडियो में मैं कोशिश करूंगा उसको कवर करने का। जैसे कि डिजाइन कैलकुलेशन है एक पार्ट, हाइड्रोलिक पार्ट वाला, उस सेक्शन में कुछ चीजें हमने छोड़े हैं। जो रैक स्टोरेज के लिए स्प्रिंकलर्स होते हैं वो वाला पार्ट हमने छोड़ा है। एनेक्सर्स को हमने स्किप किया है। तो ये कुछ पार्ट हैं जो हमने अभी उस पे ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं किया है, लेकिन आगे किसी वीडियो में हम उसको कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। उम्मीद है आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और ये लंबा वीडियो ज़रूर है, लेकिन अगर आप एक बार देख लेंगे तो इस कोड की क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वंस अगेन।